बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। सबसे पहले असूल जैसे कि हम हस्बे मामूल और हमारे असूल के मुताबिक जुम्मा मुबारक आप सबको, और ऑफ कोर्स हमें भी जुम्मा मुबारक हो। और हमारा जुम्मा तभी एक्स्ट्रा मुबारक होगा जब आप हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करेंगे, जैसे कि आप हमेशा हमारी दुआओं में शामिल होते हैं। तो व्यूअर्स, आज 1 मई है। बहुत से लोग इस वक्त घर पे हैं, घर पे बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं बिकॉज़ आज छुट्टी का दिन है। लेकिन आज छुट्टी का दिन क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स, क्योंकि हम लोग अक्सर जो सर्टन डेज़ होते हैं, कोई आलमी दिन मनाया जाता है तो हम उस दिन ऑफ तो हो जाता है, छुट्टी तो हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि उस छुट्टी के दिन के पीछे रीज़न क्या थी, और उसको अगर मना रहे हैं तो उस दिन को मनाते हुए किन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है और कौन सी चीज़ें हमने जहन नशीन करनी है, और अपने घर में जो बच्चे हैं, जो यंगर जनरेशन है, उनको इससे रिलेटेड गाइड भी करना है। तो आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेबर डे मनाया जा रहा है, जिसे मे डे भी कहा जाता है एंड ऑफ कोर्स लेबर डे भी कहा जाता है। मैं ना लेबर डे की या मे डे की हिस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी कि ये दिन क्यों, मतलब स्पेसिफिकली 1 मई को क्यों चूज़ किया गया। वैसे तो जिस तरह मदर्स डे हर रोज़ होना चाहिए, उस तरह मज़दूरों का आलमी दिन एक्चुअली पूरा साल ही मज़दूरों का आलमी साल होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो काम करते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनको उनकी प्रॉपर मेहनत के एवज़ जो उनका मुआवजा बनता है, जो फाइनेंसेस बनते हैं, वो देना तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वो कितने घंटे काम करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, किन कंडीशंस में काम करते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर बड़े क्लियर उसूल बन चुके हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? जो ये उसूल हैं, जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ये क्यों बनी? 19वीं सदी के दौरान जब सनती इनकलाब, यानी कि जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, तब हालात बहुत ख़राब हो गए वर्कर्स के। लोग 14 से 16 घंटे जॉब करते थे, कोई लिमिट्स नहीं होती थी जॉब के ऊपर। उसके अलावा इंतहाई मुश्किल और सख्त सूरत हाल में काम कराया जाता था। जो लोग माइंस में काम करते थे, वहाँ पे कंडीशंस इतने ख़राब होते थे कि अक्सर लोग बहुत बीमार हो जाते थे, उनकी जान भी चली जाती थी, क्योंकि उनको जानलेवा बीमारियाँ हो जाती थी उन कंडीशंस की वजह से जिनमें वो काम कर रहे होते थे। लोग केमिकल्स के साथ बिल्कुल किसी एहतियात के बगैर काम कर रहे होते थे। मज़दूर वगैरह जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के वगैरह जब काम करते थे तो उसके साथ उनको जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मेजर्स नहीं मेंटेन किए जाते थे। तो हर बार जब कोई घर या कोई चीज़ तामीर हो रही होती थी तो 1-2 लोगों की डेथ हो जाती थी। तो मई 1886 में अमेरिका में इस मुतालबे के लिए एहतजाज शुरू किया गया। शिकागो में हे मार्केट स्क्वायर के एक पुरअमन मतलब एक जगह पे एक पुरअमन प्रोटेस्ट के दौरान अचानक एक बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब धमाका हुआ। इस वाक़े में पुलिस और शहरी दोनों हलाक हुए। उसके बाद कई लेबर के जो लीडर्स थे उनको गिरफ़्तार किया या उनको फांसी दी गई और उनको सज़ाएं सुनाई गई। लेकिन ये मूवमेंट यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये और ज़्यादा मजबूत हुई और दुनिया भर में फैलना शुरू हो गई। आखिरकार 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी कि आलमी मज़दूर दिन के तौर पे मनाने का फ़ैसला लिया गया। ये दिन अब मतलब एक ऐसा निशान बन चुका है उन सब लोगों के लिए जो इंसानी इज़्ज़त और मुनासिब काम के औकात के लिए लड़े हैं। व्यूअर्स देखें, जॉब पे सब लोग जाते हैं, मतलब जो वर्किंग लोग होते हैं, हर बंदे की जॉब मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग जो हैं वो दफ्तरों में काम करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो फ़िज़िकल लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग डोमेस्टिक स्टाफ होते हैं, बहुत से डिफरेंट मामलात होते हैं। अब अगर आप 1 मई के मज़दूरों के हकूक़ की बात करें तो सबसे पहले तो जी चाइल्ड लेबर भी इसमें आ जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे कम उम्र के नौकरियों पे लगाए जाते हैं, वो भी उनके इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। बेसिकली पॉइंट ये था कि व्यूअर्स, ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ की हम हमेशा बात करते हैं कि इंसान के बेसिक राइट्स क्या हैं, कि एक आप आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकें, आप जिस्मानी तौर पे महफूज हों, आपकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हों, और अगर वो नहीं पूरी हो रही और आपके साथ कोई ज़्यादती या मामलात गलत हो रहे हैं तो उनके साथ डील किया जाए। बेसिक जो आपके राइट्स हैं वो तो कवर होने चाहिए।
फिर जब आप काम की डायनामिक में आते हैं तो फिर वहाँ पे लेबर लॉज या वर्क लॉज आ जाते हैं। अब लेबर लॉज में देखें, एक इंसान को आपने जॉब पे रखा है दफ्तर में, उसका कोई काम का टाइम ही नहीं है, बस उसने सुबह 9 बजे आ जाना है हर रोज़ दफ्तर, और फिर 9 बजे से रात के 12 बज रहे हो, सुबह के 2 बज रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब टेक्निकली उस बंदे ने जिसने सुबह 9 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक काम किया है, उसने ना सिर्फ अपनी एक शिफ्ट की बल्कि उसने 2-2 काम की शिफ्ट की। और मतलब जब इंसान 2 काम की शिफ्ट करता है और उसको एक का मुआवजा मिलता है तो वैसे भी इंसान डिसअपॉइंट होता है और ज़्यादती है, लेकिन जिस्मानी तौर पे कितनी ज़्यादती है कि एक इंसान को 14, 14, 16, 18 घंटे जो है वो काम कराया जाए। देखिए, हर इंसान की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि 8 घंटे उसकी नींद पूरी हो, 3-4 घंटे की उसको रिलैक्स करने का टाइम मिले, फैमिली वगैरह जो भी मामलात हैं, आने जाने ट्रैवल का। इसीलिए काम का टाइम 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे का रखा गया हर जॉब के हिसाब से। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। देन उसके अलावा अगर आपने 10 घंटे काम किया और आपका काम का टाइम 10 घंटे है तो 11वां घंटे जब आता है तो उस पर फिर आपको जो है वो ओवर टाइम की पे मिलती है। फिर यूनियंस भी डेवलप की गई कि भाई जहाँ पे लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पे यूनियंस जो हैं उन इम्प्लीमेंटेशन की मदद करने में, मतलब इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए गवर्नमेंट की मदद करे और उनके साथ काम करे। सो व्यूअर्स, लेबर लॉज जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा मज़हब भी कहता है वो तो ये है कि भाई मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उससे उसकी मज़दूरी की उजरत या उसका जो मुआवजा है वो उसको मिल जाना चाहिए। क्यों एक इंसान को मिन्नत तरले बेग करना पड़ता है? फिर हमें ये भी जानना चाहिए कि मज़दूरों के जो राइट्स हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे। जो लोग खेतों में काम करते हैं, क्या हमारे जो बहन भाई हैं उनका प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा है? क्या अगर वो लोगों के लिए अनाज क्रिएट कर रहे हैं तो क्या उनको इतना मुआवजा, अच्छा कितने पैसे मिल रहे हैं, ये भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना व्यूअर्स। एक मिनिमम वेज है, एक बेंचमार्क है जो सेट हो चुका है जी, इससे कम पे आप किसी को जॉब पे रख नहीं सकते। फिर लोग क्या करते हैं कि अगर एक मिनिमम वेज है भी जो 2000 है, 8000 है, 5000 है, 20000 है, जो भी है, आज हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानेंगे कि मिनिमम वेज यानी कि मिनिमम अमाउंट जिस पे आप जॉब पे किसी को रख सकते हैं वो क्या है। वो अमाउंट से कम पे आप नौकरी पे किसी को रख नहीं सकते। लेकिन लोग घरों में जब जॉब्स पे रखते हैं, जो होम का स्टाफ होता है उनको लोग उससे कहीं कम पे जॉब पे भी रखते हैं, और फिर जिन कंडीशंस में उनको घरों में रखा जाता है। अब बड़ी जगहों पे ऐसा होता है कि भाई अगर आपने किसी को अपने घर में जॉब पे रखा है तो उनके पास रहने की कोई सिक्योर जगह नहीं है, मतलब कोई कमरा नहीं है, कोई चार दीवारी नहीं है। वो रह रहे हैं आपके घर में, मंजी आपने दी हुई कि जी बाहर आप मंजी पे सोएं। अब उनके पास बाथरूम यूज़ करने के लिए बुरे कंडीशंस में रह रहे हैं, खाना भी आप नहीं दे रहे। तो व्यूअर्स, ये तो ज़्यादती है, इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी गलत चीज़ है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली भी देखें तो ये एक इलीगल चीज़ है। तो जहाँ पे मतलब हम लोग आवाज़ उठाते हैं वहाँ के मतलब घर पे जो बच्चे काम करते हैं या यंग लोग जो काम करते हैं उन पे जुल्म किया जाता है, घर के लोग उन पे हाथ उठाते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ के लिए भी तो हाथ उठानी है कि क्या उनको उतनी पे मिल रही है जो कम से कम मिनिमम पे है। दूसरी बात, जब वो काम कर रहे हैं किसी के पास तो क्या उनकी बेसिक ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं। देखिए व्यूअर्स, एक बंदा आपके घर में काम कर रहा है तो आपके पास जॉब कर रहे हैं। अब अगर वो बीमार होता है, 24 घंटे वो आपके घर में होता है, तो बीमार भी वो आपके घर में हुआ। अब वो बीमार हुआ तो आपने कहा मेरी प्रॉब्लम नहीं है, चले जाएं आप यहाँ से। इवन टाइफाइड जैसी बड़ी एक मतलब टाइफाइड एक है तो सीरियस बीमारी, लेकिन उसका इलाज इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ख़र्चा तो उस पर होता है। अब कोई बीमार हो जाता है आपके घर के अंदर, उसको टाइफाइड हो जाता है, वो इलाज कराने के लिए जाता है, उसका 6 से 8 हज़ार 10 हज़ार का खर्चा हो जाता है। अब 10 हज़ार रुपये का जिस बंदे का खर्चा हो रहा है और उसकी तनख्वाह ही 20 हज़ार रुपये है, वो बेचारा किस तरह अपना घर मैनेज करेगा और चीज़ें मेंटेन करेगा। सो व्यूअर्स, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि जी अगर बच्चे पैदा करने की तरफ आपने अब ये डिसीजन लेना है तो सोच समझ के लेना चाहिए कि क्या आप बच्चे पैदा करके उनका ख्याल रखना, उनके फाइनेंसेस, उनकी चीज़ों को अफोर्ड करते हैं, बेसिक ज़रूरियात। तो उसी तरह अगर आपने घर में किसी स्टाफ मेंबर को जॉब पे रखना है तो उस जॉब पोजीशन को क्रिएट करने से पहले ये तो देखें कि क्या आप अफोर्ड करते हैं। अब अफोर्ड करना सिर्फ ये नहीं है कि आप सैलरी दे दें। अच्छा, उसके साथ साथ एक और ज़्यादती जो बहुत से ऑफिस में भी होती है और घरों में भी होती है, एक सैलरी नीचे कर लेते हैं, मतलब एक सैलरी नीचे लगाना ऐसे कहते हैं।
कि अब किसी की सैलरी जो है वो पहली को ड्यू है, अच्छा उनकी सैलरी पहली को नहीं दी, पहले 8 तारीख को दी, फिर 10 तारीख को दी, फिर अगली बार 12 को दी, और फिर इस स्टेज पे ले आए कि 2 तनख्वाहें नीचे लगी हुई हैं। एक तनख्वाह दे दी, अगली तनख्वाह की कमिटमेंट की बस कुछ दिनों में दे देंगे, फिर पहली आ गई, फिर उस पहली पे वो दे दी और एक फिर नीचे लग गई। क्यों? कि लोग जॉब ना छोड़ के जाएं। तो ये ब्लैकमेलिंग है और सरासर ज़्यादती है, लेकिन लोग करते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में क्या किया जा रहा है, कौन से अमेजिंग स्टेप्स गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट सेक्टर में भी अदरवाइज लिए जा रहे हैं, कौन से वो बेसिक ह्यूमन राइट्स की चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं आजकल, और किन के ऊपर काम हो रहा है और कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे आज आगे जाके। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स लेबर डे तो उससे रिलेटेड हमने कुछ तैयार भी किया, लेकिन वो आपको दिखाने से पहले जल्दी से ऑफ कोर्स शेफ़ आमना इलियास से भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज मे डे है या लेबर डे है, बच्चों को ये तो पता होता है कि छुट्टी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि क्यों है। बिल्कुल, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ छुट्टी की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी, जैसे आपने भी सारी डिटेल बताई, और इसके अलावा हम डेली बेसिस तो पे बात करते हैं हम ना प्रोग्राम पे, और आगे जाके भी डिटेल्स देंगे कि जो लोग प्रोग्राम देखेंगे वो फिर अपने बच्चों को लंच पे जब बैठे थे कि 12 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाता है, हम 11 से 12 इसी के ऊपर बात करेंगे, तो फिर जो भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई बातें हैं, वो उसमें क्लियर हो जाएंगी। व्यूअर्स ने कॉल करनी है, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। फिर अपने बच्चों को गाइडेंस दें कि भाई 1 मई को, 1 मई को, या जुम्मे की जो आपको छुट्टी आज मिली है वो क्यों मिली है, अंडरस्टैंड तो वो करें। बिल्कुल, इस ये सबसे देखिए ये तो एक स्पेशल डे, जैसे आपने कहा कि ये तो हर दिन ही हमारे लिए मज़दूरों का आलमी दिन इस तरह से हो सकता है कि कोई भी दिन हमारा कंप्लीट नहीं होता। हमें प्लम्बर्स की ज़रूरत है, हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिशियंस आते हैं काम करने के लिए, उसके अलावा मज़दूर जैसे तबका है जो सारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, हम लोगों का उनसे वास्ता पड़ता ही है डे टू डे लाइफ में। तो उसके साथ हम कम से कम हम अपनी तरफ से जो आसानी दे सकते हैं, एटलीस्ट मैं ये कहती हूँ कि वो देनी चाहिए। गर्मी है, थोड़ा अच्छे से उनको ट्रीट कर लें, खाना पानी शरबत चाय, इन चीज़ों में अगर हम उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट वो बेहतर फील करेंगे या वो लो फील ना करें। मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, घर के लोगों का तो, क्योंकि देखिए होम स्टाफ तो हम सबके पास होता है, बट लोग क्या करेंगे कि जैसे आप जॉब पे किसी को नहीं रखना, तो जिस दिन तनख्वाह पकड़ा रहे हैं उसी दिन कह रहे हैं कि जी अब आपकी ज़रूरत नहीं है, कल से आपको आने की ज़रूरत। भाई अगर आप किसी को फायर भी कर रहे हैं और अपने किसी वजह से कर रहे हैं, अफोर्ड नहीं करते या कोई रीज़न है, तो 1 महीने की एडवांस पे तो पकड़ा दें, या उन्हें कहें कि जी ये महीना हम आपको बाकी रखेंगे, उसके बाद हमको नहीं रखना, तो बेटा आप भी अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, मगर वो बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ बन जाती हैं। ये बातें छोटी होती हैं, लेकिन जिस इंसान ने गेज किया हुआ है कि भाई मुझे हर महीने इतनी तनख्वाह मिलेगी, उसने अपने महीने का बजट, अपनी सारी चीज़ें उस हिसाब से की हुई हैं। अब पहली को, आज 1 मई को आप अगले को सैलरी पकड़ा के कहते हैं कि जी अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो इस वक्त इसी सेकंड उसके पास नौकरी तो नहीं है, उसको नौकरी ढूंढने में भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते 6 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। तो अगर आप किसी को फ्री कर रहे हैं तो 1 महीने का नोटिस दे के फ्री करें, और ऑफ कोर्स अगर कोई आपको भी छोड़ रहा है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको भी 1 महीने का आपको नोटिस देना चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर हम इंसानियत का दामन ना छोड़ें और अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में लोगों के साथ डील करें, और मतलब जो हमारे साथ काम करते हैं लोग, अब मेरे देखिए 2 बिजनेसेस हैं, वहाँ पे भी लोग काम करते हैं, उनके साथ भी फेयर तरीके से चलना, ये अंडरस्टैंड करना कि भाई 2 वक्त की रोटी इंसान का अफोर्ड करना और अपने एक्सपेंसेस को अफोर्ड करना इंसान का बेसिक ह्यूमन राइट है। तो अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉई है तो एटलीस्ट उसके एक्सपेंसेस तो पूरे हो रहे हों, और अगर नहीं पूरे कर सकती तो जवाब दे दूं, ना कि उस इंसान को रखना और वो काम भी करता जाए और आप उसको पे भी ना करें। सो व्यूअर्स, बहुत सी चीज़ें हैं लेबर डे से रिलेटेड जो आज हमने डिस्कस करनी है, और अगर आपके भी कोई व्यूअर्स क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कॉल करें। अगर आप कहीं पे काम करते हो और आपको लग रहा है आपके साथ ज़्यादती हो रही है और आपको समझ नहीं आ रही, तो हमारे प्रोग्राम में कुछ ही देर बाद जब हम अपना अभी हमारे साथ अभी हम किचन में जाएंगे, इसके बाद किचन के बाद हमारे साथ डॉक्टर है, आज बल्कि टाइफाइड की बात की, तो टाइफाइड पे ही हमने आज डिस्कशन भी कर रही है, क्योंकि ये वो सीज़न है जब टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। एंड देन लेबर डे यानी कि मे डे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे आगे जाके। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जुम्मा मुबारक, और जुम्मा मुबारक के साथ साथ आज लेबर डे भी है, मे डे भी है, तो वो भी सब वर्कर्स को मुबारक हो। हमारे साथ शेफ़ आमना इलियास हैं।
8 करोड़ अंडे सामने रखे हुए हैं, क्यों इतने हम अंडा क्यों हो गए हैं? जी अंडे आपको पता है कि सबको ही शौक है आजकल, और वैसे भी आजकल क्यों नहीं कि वो चल रही है ना, एग की डाइट भी चल रही है और एग बच्चों को भी देना है। तो आज हमने कहा कि हम एग बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी किसी भी चीज़ की बन सकती है, ये सोचें आपकी, और हम आपको बना के दिखाएंगे अभी। इतनी को वायरल जा रही है ये एग बिरयानी व्यूअर्स कि मुझे कख नहीं समझ आ रही कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं। हम तो आपकी ही ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्करों में होते हैं, लेकिन आप भी ऐसी ऐसी चीज़ें पसंद कर जाते हैं कि सानू नहीं समझ आती कि ऐसी की करें। चलें जी, एग बिरयानी जो शदीद आजकल एक वायरल रेसिपी है, हम ऑनलाइन आपको पता है चेक करते हैं कि ट्रेंडिंग में कौन सी रेसिपीज़ आ रही हैं, वायरल में कौन सी आ रही हैं। तो वायरल रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है एग बिरयानी। वैसे व्यूअर्स एक बात बताऊं, अगर बजट आउट हुआ है, नहीं समझ आ रही क्या करें, तो एक इंटरेस्टिंग और नई चीज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने आप को ज़रा फाइनेंशियली सेट रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बुरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो ये अभी मैंने प्याज के अंदर क्या जी लहसुन अदरक थोड़ा सा ये हो जाएगा, एंड देन फिर ये साबित गरम मसाला है, इसके अंदर सारे मिक्स चीज़ें हैं। इसके अंदर हमारे पास बादियान का फूल है, जायफल, जावित्री और लौंग, दालचीनी, ये सारी चीज़ें हमने इसमें रखी हुई हैं। ये थोड़ी सी डाल देंगे और उसके बाद फिर हम टमाटर डाल के थोड़ा पानी डाल के इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। चले आप फिर अपने मसालेदार और कोई तो नहीं डाल लें? नहीं, ये आप टमाटर डाल दें, थोड़े से ये हो जाएंगे, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा भुन जाते हैं फिर हम इसमें मसाले। बट व्यूअर्स वही वाला सीक्वेंस, पहले हमने अपनी अदरक लहसुन को थोड़ा सा कुक किया, भूनना है इसको थोड़ा सा, अदरक लहसुन थोड़ा सा भून जाएगा, फिर आप अपने ड्राई मसाले डालेंगे और उसके बाद आप टमाटर ऐड करेंगे। जी आप इंग्रेडिएंट्स की। जी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं। अंडे आपको जितने चाहिए आपने बॉईल करके रख लिए हैं। घी हमने लिया है आधा कप, घी में बना रहे हैं। दालचीनी, हरी इलायची, लौंग ये हमने 2-2 अदद ले लिए हैं। बड़ी इलायची 1 अदद ली है। साबित काली मिर्चें 3 से 4 अदद। बादियान का फूल, तेज़ पत्ता 1 अदद है। ज़ीरा लिया है 1 चाय का चम्मच। प्याज 2 अदद है, काट के ब्राउन कर रहे हैं उसको। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है आधे खाने का चम्मच। टमाटर 2 अदद लिए हैं, चॉप कर लिया उनको। नमक हस्बे जायका है। जायफल और जावित्री पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच है। सुरख मिर्च पाउडर हस्बे जायका, और गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं आधा चाय का चम्मच। धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच है। दही लिया है हमने, फेंट लिया उसको आधा कप। हरी मिर्च हमने तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच लिया है। पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। चावल हमने सोख करके उसको बॉयल करके रखती है, जैसे बिरयानी की तय लगती है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको असेंबल करेंगे आपके सामने। ये बिल्कुल सही। अच्छा जी मसाला जा तब आप डालेंगे? हाँ इसमें? जी मसाले में इसमें थोड़े से, ताकि वो भी उनमें भी जो भून लें, उसके बाद हम थोड़े से देखिएगा। लाल मिर्च, थोड़ा सा ये मिक्स जो हमारा मसाला है वो डाल दिया मैंने इसमें। सूखा धनिया, बस अभी इसके बाद हम इसको देखेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी कट करके रखी हुई हैं। अच्छा, इसमें कोई बिरयानी मसाला नहीं डलेगा? मिक्स मसाला, ये जो हमने गरम मसाला पूरा मिक्स किया होता है ना, भून के रखा हुआ होता है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है डालने की। बिल्कुल सही। यहाँ पे आप देखें जस्ट अ लिटिल बिट। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ व्यूअर्स, जो कच्चापन होता है ना चीज़ों का, हल्दी डाली हमने इसमें बिल्कुल लाइट सी डालेंगे, ज़्यादा लाइट सी डालेंगे। बिरयानी में बहुत ढेर हल्दी नहीं डलती। बिल्कुल सही। और यहाँ पे हमने इसके अंदर काली मिर्च भी ऑलरेडी मोटी डाली हुई है, ये देखिए। तो वो काली मिर्च जो है वो हल्दी की एब्जॉर्प्शन में हमें हेल्प करेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि या तो आप पूरी गोल वाली काली मिर्च डाल दें या आप हल्की सी एक चुटकी काली मिर्च की डाल दें। टमाटर इसमें हम ये डाल देखें देंगे। अब ये कितना मज़े का मसाला भुना हुआ है व्यूअर्स, ये देखें इन इट सेल्फ बड़ा मज़े का लग रहा है। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा मैं इसको भून के उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी। आलू ऑलरेडी कुक्ड है, तकरीबन ये ऑलमोस्ट हाफ डन है, बिल्कुल फुल नहीं किए थे मैंने। जब टमाटर ड्राई हो जाएगा पानी, फिर हम आलू भी डाल देंगे इसके अंदर, और जब मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा फिर उसके अंदर आलू डाल के, अंडे डाल के, उसके साथ हमने फिर सिर्फ इसकी लेयर्स लगानी है, जैसे बिरयानी की हम लेयर्स लगाते हैं सिंपल वैसे। उसके लिए हमने ये देखें टमाटर स्लाइसिस कट किए हुए हैं, लेमन जूस है, हरी मिर्चें हैं, और उसके साथ हमारे पास दही और पुदीने की हमने चटनी बना के रखी है जो हम रायते में सर्व करेंगे। अच्छा, मैं एक मज़े की बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए मुझे एकदम से ख्याल आया कि जैसे कि आपने कहा कि अंडे डाल सकते हैं, तो अंडे कोफ्ते भी तो कभी कभी हम बनाते हैं ना घर पे। तो आप अंडे कोफ्ते अगर आपने बनाए हुए हैं और बच गए हैं, तो आप उससे नेक्स्ट डे बिरयानी भी बना सकते हैं, कोफ्ते अंडे। बिल्कुल इसी स्टेज पे आप जैसे हम अंडे डाल रहे हैं, आप कोफ्ते डाल रहे हैं। अक्सर जब हम कबाब वगैरह बनाते हैं तो आपके साथ शेयर भी करते हैं कि छोटे छोटे आप कबाब बना के थोड़े से स्टोर कर लें, और ये बिरयानी का पूरा मसाला आपने तैयार कर लिया, जिसको हम इनिशियली कोरमा भी कह सकते हैं। उसके अंदर फिर आप चाहें तो जैसे यहाँ पे चिकन डालना है आपने, या कबाब डालने हैं, कोफ्ते डालने हैं, बहुत सारी इस तरह से बिरयानी बन जाती है। अभी जिस तरह आज हम अंडे की बिरयानी बना रहे हैं, ये देखिए
टमाटर और ये कितनी देर हमने कुक करना है? सिर्फ थोड़ा सा बस टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, खुद ही अब पानी में जो इसका है उसके अंदर ही ये थोड़े से टेंडर हो जाएंगे। और उसके साथ फिर हम जब ज़रा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम आलू डाल देंगे, क्योंकि टमाटर में आपको पता है एक नेचुरल जो है वो सिट्रिक उनके अंदर एक एजेंट होता है, तो उसके साथ अगर हम आलू ऐड कर देंगे तो फिर इसको गलने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए थोड़ा सा ये आप टाइम दिया करें, जब टमाटर गल जाएँ उनके वो, फिर उसके बाद आप उसमें हमेशा आलू ऐड करें, तो वो उस तरह से फिर स्टिफनेस नहीं आती होंगी। अच्छा, हम अभी बात करेंगे ब्रेक के बाद टाइफॉइड की। मैं ना लेबर डे पे तो हमने शुरू में थोड़ी सी बात कर ली, मैं टाइफॉइड पे थोड़ी सी आपसे व्यूअर्स बात करना चाहूँगी। क्या आपको पता है कि टाइफॉइड एक ईजिली अवॉइडेबल बीमारी है? लोग अक्सर कहते हैं कि यार टाइफॉइड हो गया, आए हाय आजकल टाइफॉइड बड़ा फैला हुआ है, अगर फैला हुआ है तो फिर हमें भी ज़रूर होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारी जो फैली हुई है ज़रूरी नहीं है आपको हो, अवॉइड कर सकते हैं अगर आप एहतियात करें। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से प्लीज़ व्यूअर्स रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खाने बनाते वक्त और खाना स्टोर करते वक्त ख़ास एहतियात करें। एक तो खाना जब बना रहे हो तो नीट एंड क्लीन तरीके से बनाएं। अब जैसे कि अगर हम चिकन कर बना रहे होते, चिकन इसमें यूज़ कर रहे होते, तो गोश्त प्रॉपर्ली कुक होना चाहिए। और जिस चीज़ के ऊपर आप गोश्त वगैरह कुक करते हैं उस पर सब्जियां वगैरह मत कट करें, स्पेशली सैलड वगैरह अगर आपने बनाना है। होता ये है कि व्यूअर्स हम कोई एक छोटी सी बेहतियाती कर देते हैं, क्रॉस जिसकी कंटामिनेशन हो गई हाँ। तो बहुत मुश्किल हो जाती है, उसी से ही बेसिकली और टाइफॉइड सबसे ज़्यादा जो है वो गंदी चीज़ें खाने या गंदी चीज़ें पीने की वजह से होता है, बेसिकली फीकल ओरल कांटेक्ट हो जाता है। तो पानी में जो गंदगी होती है या जो मसाइल होते हैं उनको रिजॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका आमना बेसिकली तो यही है कि आप पानी को अच्छे से बॉईल करके यूज़ करें। लोग क्या कर रहे होते हैं, खाना बना रहे होते हैं, दाल बनाई, अच्छा दाल बना ली, वो ज़रा गाढ़ी हो गई तो उसको नलके में से पानी डाल के उसमें पानी डाल दिया और उसको गर्म करके सर्व कर दिया खाने को। अब एक बात अंडरस्टैंड करें, पानी तब तक साफ नहीं होता जब तक उसको उबाला नहीं आता 2-3 दफ़ा, उसको मुझे कहते हैं ना जोश नहीं आता 2-3 दफ़ा। आप उसको इसी तरह जब डाल देते हैं उसके अंदर और फिर आप उसको सर्व कर देते हैं तो वो तो आपने बेसिकली एज इट इज़ पानी पी लिया। बिल्कुल, और वो जारी बात है स्टरलाइज्ड वार्म करने से बैक्टीरिया नहीं खत्म होता, उसको ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको बॉईल करने की वजह से बैक्टीरिया खत्म होता है। तो मेरा हमेशा एक ही पॉइंट होता है कि गाइस प्लीज एहतियात करें, घरों में भी एहतियात करें। और बाहर से आजकल इतना लोग मैं देख रही हूँ, बच्चे जो हैं वो रुक के गोला ले रहे हैं, बच्चे जो हैं वो ऊटपटांग चीज़ें खा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, एक तो प्लीज़ स्कूल्स के बाहर जो ये सिलसिले होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, आप लोग स्कूल में कंप्लेंट भी करें कि जी मतलब इस तरह खुला इन्होंने रखा हुआ है। और अगर कोई चीज़ आप ले भी रहे हैं तो एटलीस्ट किसी साफ और सिक्योर जगह से लेना। बिल्कुल, और ये अब जारी बात है, अब आगे देखिए वेदर इस तरह का आ रहा है, गर्मी है और उसके अंदर बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल हर कोई एक लोकल वेंडर या अगर बाहर अगर कोई रेडी वाला या इस तरह से है तो वो नहीं रख सकता। हम उस चीज़ को गलत नहीं कह रहे, लेकिन आपने एहतियात खुद करनी है। अगर आप कोई चीज़ ले भी रहे हैं तो आप देखें कि उसका प्रॉपर सेटअप किस तरह का है, किस तरीके से वो बना रहा है, सर्व कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां फिर बच्चों को इसी तरीके से लग जाती हैं और फिर उससे क्योर करना, हील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसीलिए मैं ये कहूँगी कि व्यूअर्स, और उसके अलावा आपके बच्चे अगर स्विमिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी पानी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वैसे तो व्यूअर्स हम जब मेरे बच्चे जब छोटे थे तो हम तो हमेशा उनको वो लगाते थे टाइफाइड कॉलरा के जो हिफाजती टीके होते हैं, हम उनको हमेशा लगवाते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों का कुछ गर्मियों में पता नहीं होता ना कहाँ निकल जाए। इसमें पानी इसमें और डालने के नहीं, पानी डाल देंगे और ये उसके बाद ये थोड़ा सा डाल के हम इसको थोड़ी देर पानी डाल के थोड़ी देर दम पे रख देंगे इतना बस। हाँ जी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अब इसको थोड़ी देर दम पे रख देंगे। जो आलू हैं जो उनमें थोड़ी सी कसर है वो भी कुक हो जाएंगे और उसके बाद उसको हम प्रॉपर तरीके से एग्स हमने कितने डालने हैं? लगा लेंगे। ये कुछ मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए रख दूंगी और ये देंगे कितना ही ना। हाँ जी, एक और डाल देते हैं ताकि अंदर भी हों और बाहर भी हों। और अच्छा, अंडे जो आपने अंदर सर्व करने हैं वो प्लीज़ आपको उनको इन्हीं शेप में दीजिएगा। लोग कट करते हैं ना अंदर से, वो सारी उसकी वो निकल जाती है, तो ये पूरे के पूरे जाएंगे। और अगर आप इसको थोड़ी देर दम में पकाएंगे ना व्यूअर्स, तो अंडों के अंदर भी फ्लेवर चला जाएगा। सो अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसका जो कोरमा जो है वो थोड़ी देर कुक हो जाए, इन द सेंस दैट अंडों के अंदर भी फ्लेवर चला जाए। बिल्कुल, आप अगर हाफ बॉइल्ड अंडे भी डाल देते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं होगा आपको, वो भी इसमें कुक हो जाएंगे बाद में। और फाइनल स्टेप्स बता दें ताकि हम बस ये राइस आप देख रहे हैं हमारे पास, जैसे आपको पता है चावलों को एक कन्नी आपने छोड़ के बॉईल करके रखना है,
और थोड़ी देर के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के बाद हम इनको, अभी हमने स्लो फ्लेम पे रख दिया, उसके बाद हम इसको दम पे लेयर्स लगा देंगे जिस तरह बिरयानी के हम लेयर लगाते हैं। कौरमा लगाएंगे, राइस डालेंगे, फिर कौरमे की एक लेयर लगाएंगे, उसके बाद फिर हम उसमें पुदीना है हमारे पास, टमाटर के स्लाइसिस हैं, हरी मिर्च है, ये डाल के थोड़ा सा लेमन जूस ऊपर से स्क्वीज़ कर देंगे, ज़रदा रंग डाल देंगे और उसको दम पे दे देंगे और उसके बाद हम उसको सर्व कर लेंगे। सिंपल। बट ये बड़ी क्विक रेसिपी है व्यूअर्स। आपने अगर अपना कोरमा मसाला टाइप ये जो होता है ना वो रेडी कर लिया है, बिल्कुल, तो मौके पे आप इसको कर सकते ये हैं। आप जैसे एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं और बिल्कुल सर्विंग के वक्त भाई आप राइस ये बॉईल करके करें और फ्रीजर में भी रख तय सकते लगाएं। हैं। जी आप बिल्कुल, ये करके फ्रीजर में डाल और वो दें, बिल्कुल fresh उसके look बाद आती है आप इसको उससे। फ्रीजर से अपना पोर्शन निकालें, उसको इसके अंदर डालें। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप सालन वगैरह नहीं भी बना के रखते हैं ना थोड़े से स्टोर करके कि भाई आगे यूज में आएगा, तो ये जिस तरह लोग पास्ता सॉस बाहर के मुल्क में लेते हैं बना बनाया, उसी तरह आप अपनी हमारे सारे ग्रेवी मिक्स खानों की बना के बेस रख ऐसी सकते हैं। है। बिल्कुल, वो एक इससे इसी बेस से आप आगे जो मर्जी प्याज, अदरक, लहसुन, कुछ आपके ड्राई मसाले और उसके बाद आपने उसके अंदर टमाटर डाल दिया और आपकी ग्रेवी तैयार हो गई। उसके बाद आपने जो भी चीज़ बनानी है वो बनाने से पहले इसको गर्म करें, ज़रा सा हॉट हो जाए, ऑयल वगैरह फिर सेपरेट हो जाए, आपने उसके अंदर नमक जैसे मसाला बाकी नमक वगैरह डाल के बाकी मसाला जार डाल के 2 सेकंड भून के जो भी चीज़ डालनी है, बीफ डालना है, चिकन डालना है, मटन डालना है, कीमा डालना है, प्रॉन्स डालने हैं। ये एक बेस आपको बता दी, जिस तरह से कॉन्टिनेंटल की उनकी बेस एक अलग तरीके से होती है, वो भी हम करके रख सकते हैं। उसी तरीके से हमारे देसी खानों की बेस है जो कि हम आपको बड़ा डिटेल से उसके जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बताते हैं, आप उनको फॉलो कर लें। कोई भी जैसे वर्किंग वुमेन है, टाइम शॉर्ट है, तो आप इन तरीके से बहुत अच्छे से क्विकली खाना बना सकते हैं। इसलिए हम आपके सामने इनिशियली हर चीज़ रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टाइफॉइड पे बात करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स आखिर ये होता क्यों है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, एंड देन उसके साथ साथ इम्यूनाइजेशन के क्या मामलात हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बड़ी देर बाद आए हैं लेकिन शुक्र है वापस आए हैं हमारे प्रोग्राम पे फिर से। असल में मसरूफ़ बहुत होते हैं, अपनी इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस माशाल्लाह काफ़ी कामयाब चल रही है, सो वक्त कम होता है। लेकिन आज के टॉपिक पे बात करने के लिए हमने स्पेशली इंगेज किया एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद कामरान रऊफ़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप लिटरली एक जन्नती इंसान हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से लोगों के काम आते हैं और चुपके चुपके से लोगों को हेल्प आउट करते रहते हैं। अल्लाह आपके लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करे, आमीन। और आपको पता है जब हमने आज के शो के लिए आपको फ़ोन किया तो इसीलिए फ़ोन किया कि सर प्लीज़ आ जाएं, क्योंकि टाइफॉइड के इतने केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ये वो सीज़न है जहाँ पे टाइफॉइड काफ़ी शिद्दत पकड़ जाता है। बिल्कुल। तो इससे पहले कि हमारे व्यूअर्स किसी प्रॉब्लम या बीमारी में मुब्तला हों, हम वार्निंग दे दें। बिल्कुल, क्योंकि होता हमेशा ये है कि डॉक्टर साहब जब कोई एंडेमिक या पेंडेमिक हो जाता है तो हम उस वक्त बात करते जी हैं। बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिजीज़ हो जाती हैं, तो तब हम बात करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है जिस पे लोगों को अवेयर किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आगाही दी जाए, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और डॉक्टर साहब आपको बुलाने का एक बड़ा रीज़न, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर अ डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट माशाल्लाह, मतलब जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, बट आप मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं, उस कैटेगरी में भी आप लोगों को देखते हैं। तो होता ही है क्योंकि हमारे मुल्क में जीपीज़ है ही नहीं, जनरल प्रैक्टिशनर्स है ही नहीं। और आप और मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि दुकानें खुली हुई हैं, फार्मेसीज़ पे अक्सर लोग जाते हैं और उनका पहला डॉक्टर उनका फार्मासिस्ट ही होता है, बिल्कुल, जो ऐसे ही। उसूलन बात गलत है। बिल्कुल। और बीमारी जब बहुत बिगड़ जाती है तब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब तक ना सिर्फ बीमारी बढ़ चुकी होती है बल्कि उन्होंने दवाइयाँ भी गलत ले ली होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखिए मेरा डॉक्टर तो शक्ल देख के भी बता देता है कि मुझे लग रहा है आपको ये है। फार्मासिस्ट डज नॉट नो, वो नहीं बता सकता, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है दवाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। तो व्यूअर्स प्लीज़, मैंने एक बात आपसे ज़रूर कहनी कि कंपाउंडर के पास जा रहे हैं, फार्मासिस्ट के पास जा रहे हैं, दुकान से जाके टीके लगवा लेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, प्लीज़ दुकानों पे और फार्मेसीज़ पे जाके अपनी दवाई अपनी बीमारी की तशखीस मत करवाएं अनलेस वहाँ पे एक प्रॉपर डॉक्टर बैठे हुए हैं। होती हैं कुछ फार्मेसीज जहाँ पे लोगों ने प्रॉपर डॉक्टर बैठाया हुआ था, बट चेक करें कि वो प्रॉपर MBBS डॉक्टर है या वो सिर्फ फार्मेसी पे दुकान पे फार्मासिस्ट है। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक। मैं बिल्कुल फार्मासिस्ट को यहाँ पे बुरा नहीं कह रही है, उनके बगैर हमारा तो सर्वाइवल ही नहीं है। लेकिन right. कुछ लोगों ने ये काम शुरू किया हुआ है जिसपे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स, प्लीज डॉक्टर। अब आ जाते हैं टाइफॉइड की तरफ।
टाइफॉइड का बुखार ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब, ये बला क्या है? टाइफाइड मैडम बेसिकली एक इन्फेक्शन है जिसको ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफी एंड पैराटाइफी ABC, ये इसकी डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं ऑर्गेनिज्म की, और ये यूजुअली लोगों के एक्सक्रीटा में फुजलात में स्क्रीट होता है जो मरीज़ जो उससे पहले मुतासिर हुए होते हैं, और फिर उसके ज़रिए आप अपनी अगर हैंड वॉशिंग अच्छी नहीं है, हाइजीन अच्छी नहीं है, तो वो ट्रैवल करता है पानी के ज़रिए, खुराक के ज़रिए, फिर लोग उन्हीं जरासीम को इंजेस्ट करते हैं, वो जरासीम अंदर जाके मल्टीप्लाई होते हैं, फिर आपके ब्लड में जाएंगे, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएंगे, और फिर वो एक बुखार की शिद्दत इख्तियार इवन बोन मैरो तक ये पेनिट्रेट किया होता है, फिर बुखार की आपकी हड्डियों में मिख तक में घुस जाता है। जी बिल्कुल। तो फिर एक एक्सपोनेंशियल यानी बतदरीज रोज़ बरोज़ एक बढ़ता हुआ बुखार है, जो एक मुसलसल बुखार होगा, उतरेगा नहीं, कंटिन्यूस। आज अगर 101 है, कल 101.4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, और हम शुरू में कंफ्यूज होते हैं दवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग बच्चों को तो ले जाते हैं एक से दूसरे दिन अगर बुखार हो, तो बड़ों के केस में आपका एज ग्रुप मेरा एज ग्रुप, हम कहते हैं यार पता नहीं कुछ होगा, थके हुए हैं, और 6-6 दिन भी निकल जाते हैं, लोग नहीं जाते डॉक्टर के पास। तो प्लीज़ ये बता दें कि राइट टाइम पे तशखीस क्यों ज़रूरी है? देखिए जब पहला मतलब इसको राइट टाइम पे पकड़ना क्यों ज़रूरी है? जी, जब पहला वीक इसका डिज़ीज़ का चल रहा होता है टाइफाइड का, तो उसमें तो पेशेंट सिर्फ बुखार के साथ आ रहा होता है, या कुछ उसको पेट के मसले होंगे, किसी को कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, किसी को मोशन लग जाएंगे, ज़्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं शुरू के दिनों में, बट डायरिया भी हो सकता है। लेकिन दूसरे हफ्ते से फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अंतड़ियों में रिजाइड करता है, अंतड़ियों के अंदर ब्लीडिंग, परफोरेशन, यानी इवन अंतड़ी फट सकती है। पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा केसेस होते थे जब लोग वो अंतड़ियों की परफोरेशन के साथ, और फिर बहुत लंबी चौड़ी सर्जरीज़ करनी पड़ती थी, जो कि दूसरे से तीसरे हफ्ते में क्वाइट पॉसिबल है, अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो फिर उस तरफ चला जाएगा। और इसके अलावा भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक दिमाग का बुखार हो सकता है, दिल के पट्ठों का बुखार हो सकता है, उस तरफ भी उनको इन्फेक्शन मुतासिर कर सकती है। इसलिए वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो शुरू में जो तशखीस होगी और जो पहला वीक है, अगर उसी में अगर आप अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक के साथ उसको ट्रीट करोगे। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब ये तो बताएं कि अभी ट्रीटमेंट की तरफ मैं आऊँगी, मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि तशखीस कैसे की जाती है? जी, तशखीस एक तो एक क्लिनिकल हिस्ट्री है, जो एक प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर जब उससे पूछेगा पेशेंट से, तो उसके पैटर्न से आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये इस तरह का पैटर्न है कि ये टाइफाइड हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर साहब टेस्ट की जहाँ तक बात है ना, एक ब्लड टेस्ट, मुझे याद है एक दफ़ा ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा पॉजिटिव आ गया, मेरे बेटे का नेगेटिव आ गया, लेकिन मेरे से ज़्यादा तबीयत ख़राब मेरे बेटे हमजा की हुई भी थी। अच्छा, और डॉक्टर ने कहा इसको भी है टाइफाइड। मैंने कहा डॉक्टर साहब उसका क्लियर आया है, आप चेक करें, उसको डेंगू तो नहीं है, उसको मलेरिया तो नहीं है। मैंने कहा जुगन सारे टेस्ट किए हैं और उसमें ये चीज़ें क्लियर आई हैं, लेकिन उसको इन्फेक्शन है, क्योंकि वो CBC वगैरह की रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कि आ रही है, लेकिन इसको है। तो ये क्या नॉनसेंस है डॉक्टर साहब कि अब वो टेस्ट भी अगर क्लियर नहीं है तो हम क्यों कराते हैं? अच्छा, पता है टेस्ट एक तो होता है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेस्ट, क्या वो टेस्ट उस बीमारी के लिए डिज़ाइंड है। लाइक बहुत सारे सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, अब मैं उसको नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, जो कि हम यूजुअली अब दुनिया से ऑब्सलीट हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारी हमारी लैब्स जो कि स्टैंडर्डाइज्ड लैब्स भी नहीं हैं, वो उसको भी परफॉर्म कर रही हैं, और लोग वो टेस्ट लेके हमारे पास आ जाते हैं, हालांकि वो उस डिज़ीज़ की तशखीस का एक तो अप्रोप्रिएट टेस्ट नहीं है। दूसरा, हर टेस्ट का एक सेंसिटिविटी लेवल होता है कि इतने % लोगों में ये बीमारी को पिक करने की सलाहियत रखता है। अब अगर हम इस टाइम पे देखें तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो टाइफाइड की तशखीस के लिए है वो ब्लड कल्चर है, और उसका भी जो सेंसिटिविटी रेशियो है दैट इज़ नॉट मोर देन 60 to 70%। 30 to 40% पेशेंट उससे भी मिस हो जाएंगे कि उनकी तशखीस नहीं हो पाई कि ये टाइफाइड में है या नहीं। तो उस केस में भी जो क्लिनिशियन होगा, उसकी जो हिस्ट्री है और उसकी जो क्लिनिकल सेंस है, वो डायग्नोज करेगी कि पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं है, और वो फिर उस लिहाज से उसको ट्रीटमेंट भी जब ऑप्टिमाइज़ करेगा अपनी सेंस के मुताबिक, क्लिनिकल सेंस के मुताबिक, और जो भी अवेलेबल टेस्ट हैं उनको जब मिला के पढ़ेंगे तो वो एक पिक्चर डेवलप हो जाएगी और फिर उसको ट्रीट करना आसान हो जाएगा। अब अगेन व्यूअर्स, ये वही वाली बात है ना, लोग घर बैठ के अपना टाइफाइड का टेस्ट करा लेते हैं, नेगेटिव आ जाता है, फार्मेसी जाते हैं, कहते हैं मुझे बुखार है, टाइफाइड तो मुझे नहीं है। अब ना तो आगे जो सामने आपके बंदा बैठा हुआ है वो डॉक्टर है, और आप भी खुद डॉक्टर नहीं है, आपने कोई ChatGPT या किसी चीज़ में डाल के चेक कर लिया, आपने कहा जी मुझे तो नहीं है, मुझे तो ये है। अब होता यह है कि व्यूअर सिचुएशन जब बिगड़ जाती है, तो डॉक्टर साहब आप बता दें कि आपने बिगड़े हुए केसेस में क्या क्या देखा है?
जी बिगड़े क्योंकि हुए- हमारे व्यूअर्स अंडरस्टैंड तभी करते हैं, हमारी आवाम तभी अंडरस्टैंड करती है जब वो रियलाइज, अल्लाह माफ़ी दे, कोविड की तभी समझ आई थी जब तो बस इस्तग़फ़ार अपने हमसायों में और इर्द गिर्द के लोग मर रहे थे, ऐसा ही है और टाइफाइड को लोग बिल्कुल डॉक्टर साहब सीरियसली नहीं लेते, बेसिकली। अब तो बिल्कुल भी नहीं लेते। हाँ बिल्कुल यही है ना कि वो पहले तो एक मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ ये भी है कि लोग जब पहला हफ्ता आपने जैसे फरमाया कि जीपी से और क्वैक से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और अल्टीमेटली वो एंड अप होते हैं, तो वो जो क्वैक होता है उसने उनका कहना होता है जी ये टाइफाइड बन गया बुखार, हालांकि जो बुखार टाइफाइड है वो शुरू से ही टाइफाइड है, क्योंकि उसका जरासीम ही वो है। ये नहीं होता कि कोई बुखार बिगड़ के टाइफाइड बन जाए। एक तो ये लोगों की जो मिसकंसेप्शन है इस बुखार के बारे में ये क्लियर होनी चाहिए कि जो टाइफाइड है वो पहले दिन से टाइफाइड है और उसको उसी लिहाज से लेके चलेंगे तो आप उसको ट्रीट कर पाएंगे, वरना वो अपनी कॉम्प्लिकेशंस देगा। लाइक उसमें आपकी जो अंतड़ी है वो फट सकती है, लीक हो सकती है, उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, या उसके जरासीम खून के ज़रिए अगर दिल के पट्टों की तरफ जा सकते हैं तो दिल की एक बीमारी एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस हो सकती है। दिमाग की तरफ जाके मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार, बेहोशी, ये सारा कुछ वो कर सकते हैं। हमारी अपनी फैमिली के अंदर एग्जैक्टली यही मामला हुआ जो आपने मेनिंजाइटिस की बात की है। टाइफाइड का बुखार हुआ, मेरी कज़न बेसिकली, मतलब दूर का रिश्ता है बट कज़न, क्योंकि हम जब हॉस्पिटल मिलने के लिए गए तो हम मिलने के लिए गए थे मेनिंजाइटिस के लिए, पता ये चला कि उसको टाइफाइड का बुखार था, उसने ना उसकी तशखीस की ना उसका इलाज किया, वो उसका कोई काम था, वो ट्रैवलिंग पे चली गई, हफ्ते के बाद वापस आई, अजीब बुरी हालत, मरने वाली हुई भी, मज़ीद इग्नोर किया, गोलियां शोलियां दवाई लेती रही, एंड में हस्पताल में थी, उसको मेनिंजाइटिस हुआ था, उसको टाइफाइड हुआ था और पता नहीं कोई एक तीसरी साथ में कॉम्प्लिकेशन हुई थी, और वो लड़की अस्पताल में 1 हफ्ता रही है इंट्रावीनस ड्रिप्स के साथ। जी बिल्कुल, ये सारी 1 हफ्ता इंट्रावीनस ड्रिप्स डॉक्टर साहब। बिल्कुल ये सारी जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये तो फिर अगर उसको टाइमली ट्रीटमेंट मिल गया तो जान बच गई, लेकिन ये वो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनमें इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। तो ये एक सिंपल बुखार नहीं है, ये एक सीरियस बीमारी है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जो इस हद तक जा सकती है कि कोई भी किसी भी एज ग्रुप का बंदा है वो जान से जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मलेरिया है, डेंगू है कि ये टाइफाइड है, इसका बताएं हमें। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है ना, हर एक का पैटर्न डिफरेंट है। अच्छा। इसलिए जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उससे यही पूछते मतलब हैं हिस्ट्री से मुराद क्या, चाहे जब लोग जाएं डॉक्टर से मिलने के लिए तो कौन सी चीजें अपनी क्लियर करके जाएं दिमाग में कि बुखार है किस तरह का, यानी शुरू कब हुआ था, मुसलसल रह रहा है, उतर रहा चढ़ रहा है, उसकी शिद्दत कितनी है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स, लाइक अगर तो कोई चेस्ट के सिम्टम्स, खांसी, नज़ला, बुखार है तो फिर हम कहते हैं कि ये लेस लाइकली है, शायद ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगी, बट मॉनिटर फिर भी करते हैं। मॉनिटर फिर भी करना है, क्योंकि ड्राई कफ यूजुअली टाइफाइड के पेशेंट्स में भी शुरू में आ सकती है। तो वही बात है कि जो भी एक्सपर्ट बंदा होगा जब वो अपना टू द पॉइंट टारगेटेड वो सवाल पूछेगा तो पेशेंट डेफिनेटली वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको देगा भी, और जब वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको देगा तो वो डेफिनेटली उसको पिक कर लेगा कि ये पेशेंट इस कैटेगरी में फॉल करता है, इस कैटेगरी में नहीं करता, और फिर वो उसको टेस्ट भी 1 या 2 उसी लिहाज से देगा। तो जब तक आप वो पूरी अपनी इंक्वायरी अपने उन पैरामीटर्स पे नहीं करते पेशेंट से डिजीज़ के बारे में, आप वो टेस्ट भी डिज़ाइन नहीं कर पाते, बल्कि आप वो उल्टे टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इलाज कैसे करते हैं। अगर टाइफाइड हो गया और डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ वगैरह दे रही है तो घर पे फिर क्या करना चाहिए। असल में डॉक्टर साहब बड़े अफसोस के साथ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी तशखीस कराने के लिए, डॉक्टर 3 मिनट में बात बूत करके पर्ची पे कुछ लिख के आपको दे देता है, ना ये पता होता है साथ क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या एहतियात साथ में बरतनी है। तो प्लीज़ डॉक्टर साहब, अगर खुदा न खास्ता किसी को टाइफाइड हो जाए तो डॉक्टर क्या इलाज करता है बिगड़े हुए केस में भी, और उसके साथ क्या एहतियात करनी है। और अक्सर ये कहा जाता है कि टाइफाइड होने के बाद भी आपको कुछ देर एहतियात करनी चाहिए, तो वो क्या एहतियात है, एंड टाइफाइड से बचे कैसे, हो ही ना कोई, उसका भी कोई आपके पास फॉर्मूला है। तो डॉक्टर साहब आपसे ये गाइडेंस लेंगे ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, viewers.
वैसे तो टाइफाइड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सामने मेरे पर्सनैलिटी बैठी है वो इतने अच्छे इंसान है कि उनको देख के वैसे ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद कामरान रऊफ़ हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल। एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट भी ऑफ कोर्स लोगों को देखते हैं, बट अदरवाइज ही इज़ ऑल्सो एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि टाइफाइड का इलाज कैसे होता है, क्योंकि देसी टोटके पे बड़े होते हैं जिन पे लोग निकल पड़ते हैं। जी बिल्कुल। मेरा पॉइंट ये होता है कि देसी रेमेडीज आपने जो करनी है कर लें, एलोपैथिक इलाज को प्लीज साइड पे ना करें। राइट के रॉन्ग? बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम लोगों ने टाइफाइड को इतना बुरी तरह ट्रीट किया है, स्पेशली पाकिस्तान ने और कुछ और कंट्रीज़ ने, कि अब जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, कहीं से भी टाइफाइड डिजीज़ पढ़ रहे होते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट दुनिया के किसी भी कॉर्नर में, तो उधर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि अगर कोई इन एरिया से आया है तो फिर उसमें ये रेजिस्टेंस पैटर्न भी हो सकते हैं। मतलब मिसयूज़, अब्यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, ऐसी एंटीबायोटिक जो बड़ी हल्की थी और उनको टाइफाइड बड़ा इजीली रिस्पॉन्ड करता है दूसरे मुल्कों में, हमारे मुल्कों में वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। उसकी वजह क्या होता है कि वही दवाइयाँ एक इनअप्रोप्रिएट डोज में हम यूज़ कर रहे होते हैं, इनअप्रोप्रिएट ड्यूरेशन के लिए। यानी अगर सपोज एक दवाई 7 दिन यूज़ कर ली, इनअप्रोप्रिएट जरा प्लीज व्यूअर्स को समझा दें। हाँ। मैं इसलिए समझाना क्योंकि देखें, जैसे कि आप दवाई ले रहे हैं, Yes. आप मेरे भाई हैं, हाँ। हम एक घर में रहते हैं, मेरे भाई ने दवाई ली, मैंने भी वही दवाई ले ली और उतने पे ही ले ली। वो 500 mg ले रहे हैं तो जुगन ने भी 500 mg ले ली। जी जी बिल्कुल। व्यूअर्स, सबसे पहली बात तो ये कि मेरा भाई अगर कोई दवाई ले रहा है तो मैं वो दवाई क्यों ले रही हूँ, सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर से पूछना चाहिए, और अगर डॉक्टर से पूछूंगी तो वो डोज भी आपको सही ही बताएगा। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, डोज भी ना वेट बेस्ड होती है। अगर एक पेशेंट है उसका वज़न 40-50 किलो है तो वो उसके लिए उसकी डोज और है, और एक पेशेंट है जिसका वज़न 80-90 किलो है, उसके लिए उसकी डोज ही और है। और फिर ड्यूरेशन कि पेशेंट को कौन सी हम एंटीबायोटिक चूज़ कर रहे हैं और उसको हमने कितने दिन के लिए देना है। अगर हम उसको नहीं करते तो उसके बाद फिर डिजीज़ रिलैप्स के साथ आती है, यानी कुछ दिन के बाद, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद वो दोबारा हो जाएगा, और फिर वो शायद उस एंटीबायोटिक को वो रिस्पॉन्ड भी ना करे जो हमने पहले यूज़ की है। यानी उसकी एक मिकदार मुनासिब नहीं थी, जितने दिन के लिए यूज़ करना था वो मुनासिब नहीं थी। और जब इस तरह के ब्लंडर्स शुरू में हो जाते हैं तो फिर वही ड्रग रेजिस्टेंस आती है। ड्रग रेसिस्टेंट टाइफाइड, ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ड्रग रेसिस्टेंट सारी बीमारियां हो गई हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत सी गोलियां जो पहले मुंह से में दी जाती थी अब वो आईवी फॉर्म में दी जा रही है, ये भी बता दें हमारे व्यूअर्स को कि क्यों हो रहा है। हाँ, वो भी बिल्कुल इसी वजह आपसे से। मेरी एक दफ़ा ये फोन पे बात हुई थी, तो आई वांट कि आप ये हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि हम लोग खुद क्या कर रहे हैं अपनी बॉडीज के साथ। जी बिल्कुल। एक वही एंटीबायोटिक अब्यूज़, यानी एक बड़े आम से ग्रुप, किनोलॉन्स ग्रुप हैं, वो बहुत सारे मुल्कों में अभी भी इफेक्टिव है, लेकिन हमने उसका इतना अब्यूज़ किया है, इतना मिस यूज़ किया है कि उससे रेजिस्टेंस आ गई, और जनरेशन एक सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ आई। अब व्यूअर्स, गोली से फर्क ही नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चों को जब से वो पैदा हुए हैं आप लोग कुछ 16 दफ़ा एंटीबायोटिक्स दे चुके हैं बेतुक। बस बैठे बैठे भाई वो 2 हफ्ते पहले बीमार हुआ था तो डॉक्टर ने ये नुस्खा दिया था, चलो वही नुस्खा फिर से दे देते हैं। अब बीमारी वो नहीं है, आपने फिर एंटीबायोटिक बच्चे को दे दिया। जिस बच्चे ने छोटी उम्र पे इतना एंटीबायोटिक लिया हुआ होगा, जब आप उसको डोज देंगे भी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उस बेचारे को आपको आईवीज डाल के छोटे से बच्चे के अंदर देना पड़ेगा। उसमें यही है मैडम कि जब शुरू में पेशेंट आता है तो उसके पास वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिजीज़ नहीं है, तो उसमें रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप उसको ओरल फॉर्म के साथ जो सेंसिटिव दवाई हैं, जिसका डॉक्टर को पता है कि ये टाइफाइड इसको रिस्पॉन्ड भी करेगा और उसकी मिकदार भी मुनासिब है, क्योंकि हर एंटीबायोटिक हर बीमारी के लिए नहीं होती। कुछ आपके नाक और ब्रीदिंग के लिए होते हैं, कुछ आपके गैस्ट्रो के लिए होते हैं। अब गैस्ट्रो वाली दवाई स्पेसिफिक टू टाइफाइड आप देंगे, राइट? यस। और फिर ये भी क्या, उसको हमने जब कॉम्प्लिकेशन के बगैर है तो हमने ओरल मुंह से खाने के लिए दवाई देनी है। लेकिन जब एक पेशेंट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में हमारे पास हॉस्पिटल में आ गया है तो फिर उसमें हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि अब हम फिर इसको वो ओरल या हल्की दवाइयों के साथ ले सकें। उसमें फिर रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप आईवी ड्रग्स, और यूजुअली जिसकी सेंसिटिविटी है, लाइक हमारे एरियाज़ में जो एंडेमिक है, पाकिस्तान है, इराक़ है, इस तरह के दूसरे मुल्क हैं, वहाँ पे फिर वो जो बड़ी हाई फाई कार्बापेनम ग्रुप हैं उनके साथ आप जाओ ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिजीज़ से बचा जा सके। और व्यूअर्स, अगर आप हॉस्पिटल ले ही आए हैं बच्चे को या किसी घर वाले को, अगर वो आईवी लाइन डालना चाह रहे हैं और उसके थ्रू दवाई देना चाहते हैं, कि कुछ दिन पहले ही मैं इमरजेंसी में, हमारी एक बुजुर्ग हैं फैमिली की, उनको हॉस्पिटल लेके गई, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, सांस उनका उखड़ रहा था, तो आई थॉट कहीं उनको अल्लाह ना करे हार्ट अटैक तो नहीं, खैर उनको हॉस्पिटल लेके गई।
साथ वाले ही बेड में एक खातून अपनी बच्ची को में लेके बैठी हुई है और डॉक्टर उसकी मिन्नत कर लें कि प्लीज़ आईवी डाल, नहीं जी आप मेरी बच्ची को आईवी नहीं 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 आपने जो देना है आप मुंह से दे दें। वो कह रहे हैं जी बच्ची जो है, और वो बच्ची उसी दौरान बेहोश हो गई। अब उसके बाद वो उसको उठा के ले गए, पता नहीं क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया, उधर से उठा के फिर एक और जगह पे ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव जगह पे ले गए, लेकिन वो माँ उसको आईवी नहीं डालने दे रही थी। कोई घंटा डेढ़ ये तमाशा चला है और वो कह रहे हैं मैडम प्लीज़ डालने दे, कुछ बड़ा मसला पड़ जाएगा। और वो बच्ची एकदम से उसको झटके पड़े और वो बेहोश सी हो गई। फिर वो उस बच्ची को लेके भागे और मैंने सोचा भाई आप हॉस्पिटल लेके आए और आप डॉक्टर को काम भी नहीं करने दे रहे। देखिए ये पता है हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है ना, लोग कहते हैं कि हमारा इलाज भी करो, हमें ठीक भी करो और हमारी शराइत पे करो, तो ये बड़ा समटाइम कॉम्प्लिकेशन हो। ये आपने बड़ी लाइफ आसान कर दी हमारी, जो आपने ये टॉपिक छेड़ा है कि फिर जब आप डॉक्टर के पास आ गए हैं, हॉस्पिटल में आ गए हैं, तो अल्लाह का वास्ता है उसकी बात पूरी तरह ओबे करें। वो आपको हेल्प करना चाहता है, वो आपके तो साथ अपनी नौकरी करने देना। आप ये सोचिए कि आप दूसरे के साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं कि उसने एक ओथ लिया हुआ है, हिपोक्रेटिक ओथ जो होता है आपका, उसमें ये है कि आपने जान बचानी ही बचानी है, हर कोशिश करनी है जान बचाने के लिए, आप जान बचाने नहीं दे रहे। देखिए व्यूअर्स, इमरजेंसी में जब आप किसी को ले आते हैं ना, प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करें, फिर वो इमरजेंसी है, उसमें मौके पे जो डॉक्टर स्टेप्स लेना चाह रहे हैं मेहरबानी से उनको लेने दें। इंस्टेड उनको रोकने के बजाय उनको पूरी हिस्ट्री दें कि जी हमारे बच्चे को इन चीज़ों से एलर्जी है, यही ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, पहले ये भी हो चुका है। आप हिस्ट्री क्लियर करें, ना कि बच्चे को पकड़ के या अम्मी को पकड़ के उनको ट्रीटमेंट नहीं करने दे रहे। जब हम ट्रीटमेंट नहीं करने देते व्यूअर्स, वो एक एक सेकंड काउंट करता है और कभी कभी इंसान की जान चली जाती है क्योंकि हमने कहीं पे थोड़ी सी आगे पीछे लेट कर दिया। तो रिक्वेस्ट है आपसे व्यूअर्स प्लीज़। और इसी बात में आपकी उस सवाल का जवाब भी छुपा हुआ है जो आपने कहा कि पेशेंट को प्रॉपर टाइम नहीं देते, 2 से 3 मिनट। लेकिन जब पेशेंट हमारे साथ जितना कोऑपरेटिव होगा, डॉक्टर का खुद दिल करता है उससे ज़्यादा कम्युनिकेट करे, उसे डिज़ीज़ के बारे में बताए, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताए, उसके इलाज के बारे में बताए, उसकी हिफाजती तदाबीर के बारे में बताए, तो वो कम्युनिकेट करेगा। लेकिन अगर अगला बंदा उस मोड में नहीं है, वो चाहता है नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो राइट है, जो आप कह रहे हो वो नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि उतना सा कम्युनिकेट कर दो जिससे कि हमारी, वो कहते हैं ना कि फर्ज पूरा हो जाए, वमा अलैना इल्लल बलाग वाला काम हो जाए, आगे वाला वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, बस ठीक है जो आपके मन में आए वो करें। तो व्यूअर्स, अगर हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स हमारे साथ कोऑपरेट करें तो फिर हमें भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अब अगर आप वेट कर रहे हैं डॉक्टर के पास, घंटा वेट करना पड़ा, 1.5 घंटा, अक्सर ऐसे होता है और पूरी दुनिया में होता है व्यूअर्स के डॉक्टर अगर किसी इमरजेंसी केस को देख रहा है या कॉम्प्लिकेटेड केस को देख रहा है तो आपकी अपॉइंटमेंट अगर 2 बजे की है तो हो सकता है 3 भी बज जाए, 3:30 भी बज जाए। ये पाकिस्तान में सिर्फ नहीं, NHS आप इंग्लैंड में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें। मैं वहाँ पे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि या अल्लाह ताला मैं जब ट्रैवल कर रही होती हूँ प्लीज़ मुझे बीमार ना होने दें। पाकिस्तान में तो फिर भी आपको घंटे 1.5 में देख लेते हैं, बाहर तो आप 8-8 घंटे मतलब टुट्टी बांह लेके बैठे होते हैं और कोई आपको पूछ भी नहीं रहा होता कि आपका केस ऐसा ही है, सीरियस उतना नहीं है। सो प्लीज़ व्यूअर्स शुक्र करें कि पाकिस्तान में ही है। और जब डॉक्टर्स के पास जाएं तो ओपन माइंड के साथ जाएं, और जब आप डॉक्टर के सामने बैठ के बदतमीजियाँ करेंगे कि मुझे 1.5 घंटा वेट करना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, तो आधा टाइम तो आपने उसी में खा लिया। फाइनली डॉक्टर साहब ये बता दें कि अगर टाइफाइड हो जाए, हम डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ खाने पीने की क्या एहतियात करनी है। कोई आलू खिला रहे होते हैं तो कोई सारा कुछ ही रोक देते हैं, तो टाइफाइड में क्या एहतियात करनी है और इलाज के बाद भी क्या एहतियात करनी है। देखिए साफ़ सुथरी खुराक, ताज़ा खुराक, अच्छे हाइजेनिक कंडीशन, स्पेशली जिस मरीज़ को टाइफाइड है उससे अपनी हाइजीन का मतलब अपनी सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उस टाइम पे वो एक सोर्स है जो दूसरे लोगों को भी टाइफाइड के जरासीम पहुंचा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो मुतासरा बंदा है वो उसको अपने हाथों को, अपने फेस को, जितना भी बॉडी है उसको जितना साफ़ सुथरा रख सके, स्पेशली खाना खाने से पहले, या अगर कोई माँ है जिसको टाइफाइड हुआ है और उसने अपने बच्चों को खाना भी देना है, उसने अपने हाथों की और खाना बनाने से पहले बाद में सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अदरवाइज़ वो अपने किसी एक्ट से अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भी वो जरासीम ट्रांसमिट कर सकती है। तो हिफाजती तदाबीर में एक देखें तो सबसे पहला स्टेप तो शुरू होता है मरीज़ से और उसके घर वालों से।
फिर डाइट एक, क्योंकि ये अंतड़ियों का बुखार है तो ना बहुत सख्त खुराक की तरफ आ जाएं कि जी ताकतवर खुराक खानी है तो गोश्त और इस तरह की चीज़ें, बट सॉफ्ट डाइट, अगर गोश्त भी लेना है सूप की शक्ल में लाइट, और कुछ सख्त चीज़ें ना ली जाएं ताकि अंतड़ियाँ उसको ईजीली एब्जॉर्ब कर सकें। अच्छा, तो यानी कि कोई स्पेसिफिकली ये नहीं खाना और वो नहीं खाना नहीं होता, मिर्चें नहीं ज़्यादा खानी जैसे कि बिल्कुल ऐसा मतलब जिस तरह एक्चुअली व्यूअर्स हमारी डे टू डे एक्चुअली नॉर्मल खुराक होनी चाहिए, वो खुराक आपको टाइफाइड में लेनी चाहिए। हम एक्चुअली खुद इतनी मिर्चें और इतने मसाले और फ्राइड चीज़ें अपनी डाइट में डालते हैं। वेस्ट में आपको ये नहीं बताना पड़ता कि ये खाएं ये ना खाएं, क्योंकि वहाँ पे लोग खाते ही अच्छी डाइट है। तो फाइनली अगर टाइफाइड से ऑल टुगेदर बचना है तो कोई तरीका है? जी, इसमें एक तो वही है ना, एक तो अपने पर्सनल आपने अपनी हाइजीन का कर लिया, उसके बाद बारी आ जाती है वैक्सीनेशन की कि हिफाजती टीके। अच्छा, इसमें भी 2-3 तरह के हिफाजती टीके हैं और वो हर मुल्क में अवेलेबल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो अवेलेबल हैं। अगर उसको स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, अब यहाँ हाई रिस्क हम किसको कैटेगराइज करते हैं, लाइक जो लोग हेल्थ के प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, जो फूड के प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, जिन्होंने फूड हैंडलिंग करनी है और आगे किसी को ट्रांसमिट करवा सकते हैं, छोटे बच्चे जो नर्सरी में हैं, जो ओवर क्राउडेड इन्वायरमेंट है, वहाँ पे जिन लोगों ने भी जाना है उनको हम टारगेट करें कि इन पॉपुलेशंस को तो हम ज़रूर ही उसके हिफाजती टीके लगाए जाएं ताकि वो आगे सोर्स नहीं बने, आगे ट्रांसमिट नहीं करें, उनकी हिफाजत हो जाए। अगर वो टाइम से हिफाजती टीके लग रहे हैं, प्रॉपर डोज में लग रहे हैं, और यूजुअली जो टाइफाइड की वैक्सीनेशन होती है वो 2 से 3 साल की हिफाजत पेशेंट को इम्यूनिटी दे देती है, और उसके बाद अगर आप हिफाजत चाहते हो तो फिर आपको रिपीट करना पड़ता है उसी प्रोसेस को। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ी डिटेल में आज बात की टाइफाइड से रिलेटेड, बिकॉज हमने पीडियाट्रिशियन से तो बात की है बच्चों से रिलेटेड, लेकिन लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि कॉम्प्लिकेशन सिर्फ बच्चों में और बुज़ुर्गों में नहीं होती। ऑफ कोर्स उनमें ज़्यादा चांस होता है, लेकिन आपको, मुझे, शेफ आमना इलियास को, किसी को भी टाइफाइड हो सकता है। बिल्कुल। और व्यूअर्स, मैं टाइफाइड 3 दफ़ा मुझे हो चुका है, और एक दफ़ा तो वो टाइफाइड हुआ और उसके बाद वो जो एक वापस जो एक हो जाता है 2-3 हफ्ते बाद रीअकर करता है, वो कौन सा होता है डॉक्टर साहब? एक उसका नाम होता है, इसको रिलैप्स कहते हैं ना, कि वो रिलैप्स हो गया। मुझे टाइफाइड का बहुत बुरा रिलैप्स हुआ उसके बाद, और डॉक्टर साहब आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई एंडेड अप हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स। मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं ना उठने जोगी, मैं सर तक नहीं उठा सकती थी। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक उन्होंने दी 7 दिन की, मैंने 3 दिन ली, मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ, ओवर हो, और फिर बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में कैरी ऑन किया। हफ्ते के बाद ऐसा धड़ल्ल करके वापस मुझे लगा, एक्चुअली व्यूअर्स, ये कोई 15-20 साल पुरानी बात है, मैं मरते मरते बची थी। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड थैंक यू डॉक्टर साहब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो लेबर डे पे बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं, क्या सिचुएशन है आमना इलियास? जी, एग बिरयानी और साथ में रायता जो है वो हमारा सर्विंग के लिए रेडी है। बिल्कुल सही, और थैंक यू सो मच। यहाँ पे व्यूअर्स एक बात ज़रूर कहूँगी कि बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इज़्ज़त से 2 वक्त की रोज़ी रोटी कमाना नसीब करते हैं। आज मे डे है, 1 मई है, लेबर डे है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसको मनाने का मकसद, और स्पेसिफिकली पाकिस्तान में लेबर से रिलेटेड इस वक्त भी क्या मसाइल हैं और उन पे क्या करने की ज़रूरत है, इस पे हम अब बात करेंगे। आइए अपने एक्सपर्ट से मिलते हैं। हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई खालिद महमूद साहब, लेबर एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हर साल मुलाकात होती है फर्स्ट तकरीबन। और हमारे साथ हैं साद मोहम्मद, जो लेबर लॉज एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव विद अस, जैसे कि मैंने ब्रेक में भी कहा, मेरी डेंजरस फ्रेंड आ गई है, बाहर निकल जाती है काम करवाने के लिए और करवा के वापस आती है, उम्मे लैला अजहर हमारे साथ है, अगेन लेबर एक्टिविस्ट। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात शुरू करेंगे हम खालिद भाई आपसे, क्योंकि हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ी सी हिस्ट्री का पस मंज़र आप पेश करें, एंड देन साथ आप भी ये किस तरह इम्प्लीमेंटेशन में चीज़ आई, एंड देन ऑफ कोर्स उम्मे लैला जी, अगर कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले, एंड देन उसके बाद क्या मसले हैं और क्या करने की ज़रूरत है। तो जी, ये जो लेबर डे की हिस्ट्री है, ये बुनियादी तौर पे मज़दूर तहरीक की जद्दोजहद की हिस्ट्री है। ये 1886 से
बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ हुआ अमेरिका से, शिकागो से, जो कि हम सब ने पढ़ा हुआ है। लेकिन जो बुनियादी मसाइल थे उस वक्त वो थे औकात कार के, वर्किंग आवर्स, और जो मुतालबा था मज़दूरों का वो ये था कि हमें 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे हमें अपनी फैमिली के लिए चाहिए और 8 घंटे नींद के लिए चाहिए, जो कि हर इंसान का बुनियादी हक बना इस तहरीक के बाद। और ये कोई इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स बात नहीं हो रही या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस्मानी तौर पे जी। इंसान की ये एक ज़रूरत है जी। कि 8 घंटे से 10 घंटे की वो नींद पूरी करे और फिर 8 घंटे तफरी, रिलैक्सेशन या एक्टिविटीज़ बिसाइड स्कूल या काम हो। राइट सर? और फैमिली को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना, ये इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ बुनियादी इश्यूज़ जो थे वो तनख्वाहों के थे, वो हेल्थ एंड सेफ्टी के थे और बहुत सारी चीज़ें थे। तो एक ग़ुलामाना दौर था सनत में ख़ास तौर पे, और मज़दूरों की इस जद्दोजहद के बाद दुनिया में तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई और इनके मुतालबात माने गए। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी तारीख़ है जो कि सियासी तारीख़ है, जो मेहनत कश तबके की सियासत करने वालों की एक हिस्ट्री है इसके पीछे। ख़ास तौर पे मेहनत कश औरतों की एक जद्दोजहद की तारीख़ है जो इस 1886 वाले वाक़े के पीछे है और उसके बाद से फिर तस्लीम हुआ जैसा। बिल्कुल सही जी। साथ बहुत शुक्रिया। खालिद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और 1886 की जो जद्दोजहद मज़दूरों ने की और बिल्कुल स्लेवरी थी, स्लेवरी का दौर था। फिर इसको फॉर्मली शक्ल मिली ILO के पहले कन्वेंशन से, जो कि कन्वेंशन 1 था ILO का, कि जिसमें फिर ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, बेसिकली तय कर लिया गया कि 8 घंटे काम लिया जाएगा। और जब भी ILO का कन्वेंशन आता है और कोई मुल्क उसको रेटिफाई कर लेता है तो वो पाबंद होता है कि उसके अकॉर्डिंगली अपने सारे जितने भी कवानीन है वो बनाए। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर कवानीन बने हमारे प्री पार्टीशन, और हमारे मुल्क में आज भी काफ़ी जो कवानीन है वो प्री पार्टीशन के चलते आ रहे हैं। अभी इस साल लेबर कोड जो है वो बना है नया पंजाब का, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उसको अच्छे तरीके से हमने गवर्नमेंट के आगे रखा भी है और उम्मीद है कुछ अच्छा निकलेगा। लेकिन लेबर कोड में जो चीज़ अच्छी है उसमें से जो कुछ पॉइंट आउट मैं करना चाहूँगा कि जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं, होम बेस्ड वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, और ये जो फूड डिलीवरी राइडर्स हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स देते हैं, उसकी तरफ अभी आएंगे। लेट्स जस्ट गेट इनटू द हिस्ट्री, लेट्स जस्ट क्लियर द हिस्ट्री एंड द रीज़न। उसके बाद देन हम स्पेसिफिकली आएंगे, क्योंकि जैसे कि अगर वो टच करेंगे वेज को तो फिर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, मैडम जिस एरिया को टच करेंगी उसका लीगल पर्सपेक्टिव, तो देन वी कैन मेक अ नाइस कोहेसिव कॉन्वर्सेशन। उम्मीद है जो मेरा प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो बेसिक ह्यूमन राइट्स की जब बात होती है, 8 घंटे काम करना, 10 हमारे घर में भी जो लोग काम करते हैं, अफसोस की बात यह है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक ग़ुलामों वाला जो एक तरीका होता था, जो स्लेव लेबर वाला जो एक पॉइंट होता था, वो तो आज भी कुछ घरों में कंटिन्यू कर रहा है। जहाँ पे स्टाफ को रखा जाता है वो सुबह के 6 बजे काम करना शुरू करते हैं और सुबह के 2 बजे तक वो घर वालों के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन उधर चेक्स एंड बैलेंसेस मिस हो जाते हैं। और नो डाउट पहले 8 घंटे की बात के ऊपर ये बात शुरू हुई थी, लेकिन मसाइल सिर्फ 8 घंटे या 10 घंटे के नहीं हैं। आज भी हमें लेबर डे या मे डे क्यों मनाना पड़ रहा है? जी मैम। देखिए, एक तो आपको शुक्रिया, आप हमेशा याद रखते हैं, बुलाते हैं, PTV का बहुत शुक्रिया, और ऐसी गुफ्तगू सिर्फ PTV पे ही देखने को मिलती हैं। मैं सिर्फ जो भी खालिद साहब ने बात की उसमें एक पॉइंट ऐड करूँगी। जी। अगर ये हिस्ट्री मैं बताती तो मैं ये बताती कि ये औरतों की ही मूवमेंट थी जो फैक्ट्रियों से बाहर निकली थी और उन्होंने अपने औकात कार पर और फिर वेजेस के ऊपर बात की थी, और वो फिर एक तहरीक बन गई थी जिसके बेसिस के ऊपर ILO भी फिर मार्ज़ वजूद में आया, फिर ये कन्वेंशंस की भी बात हुई। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर ऐसी तहरीक जिसमें औरतों ने अपनी बात मनवाई है उसमें बहुत हिस्टोरिकल उसने माइलस्टोन्स किए हैं। तो ये भी एक चीज़ थी, क्योंकि मैं एज अ जेंडर और लेबर एक्सपर्ट इस पर मैं ज़्यादा हम बात करते हैं, तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि ये औरतों ही की डिमांड थी और इसमें सब मर्द भी शामिल हुए, तो फिर एक वर्कर्स की कलेक्टिव डिमांड गई। ऑल्सो बिकॉज व्यूअर्स ये भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि उस वक्त मर्दों के साथ तो चले ज़्यादती हो रही थी, ख़वातीन के साथ तो नेक्स्ट लेवल की ज़्यादती हो रही थी। 8 से घंटे तो अपनी जगह, फिर अक्सर काम की जगहों पे हरासमेंट, ज़्यादतियाँ, रेप की सिचुएशंस, बहुत ही मायूब सिचुएशंस वहाँ पे क्रिएट होती थी। तो ख़वातीन का तो ज़ीरो तहफ़्फ़ुज़ होता था, और ऊपर से मर्द अगर 10 रुपये कमा रहा था तो औरत
या तो ना कमा रही होती थी या 2 रुपए उसको पकड़ा के भेज देते थे। जी देखिए, अब ये 1886 की बात है और हम 2026 में हैं, तकरीबन को 150 साल लेकिन बाद भी सैलरीज की डिस्क्रिपेंसी वहीं पे खड़ी वही है। मैं आपसे कहने लगी कि 150 साल बाद भी आज भी हम बैठे ये बात करें कि मिनिमम वेज का मसला है, वर्किंग आवर्स का मसला है, परमानेंट होने का मसला है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका मसाइल है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठ के बात भी करें। तो ये मसाइल तो हैं। लेबर डे मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि या मनाने का, इस पे बात करने का सिर्फ एक दिन नहीं, 1 मई नहीं, पूरा हमारे पास मतलब छुट्टी का दिन है तो एटलीस्ट उस छुट्टी के दिन बच्चों को 5 मिनट बैठ के बता तो दो कि ये दिन क्यों, क्योंकि कल को उन्होंने भी लेबर का फोर्स का हिस्सा बनना है। अब लेबरर का मतलब व्यूअर्स मजदूर नहीं होता सिर्फ, मजदूर मैं भी हूँ, मैं भी एक जॉब पे बैठी हूँ, खालिद भाई भी जो भी काम करते हैं वो भी जॉब पे बैठे होते हैं, उम्मे लैला भी, साथ भी, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं ना जी। अगर हम कहीं पे भी अंडर एम्प्लॉयमेंट हैं तो हम भी राइट टेक्निकली लेबरर हैं। क्या गलत कह रही हूँ साथ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रही हूँ ना। हाँ, तो टेक्निकली हम लेबरर हैं। तो हम जो लेबर के एक्चुअली टर्म में ना लोग सोते हैं वो लोग जो मजदूर जो घर बना रहे होते हैं, तो बड़ा क्लियर है कि जिसके पास हायर एंड फायर की पावर नहीं है वो वर्कर है। जो हायर एंड फायर की पावर नहीं है वो, क्या बात है साथ। अच्छा, इसमें एक और भी नहीं, ये टर्म कितनी परफेक्ट है, मेरा काम आसान हो गया, थैंक यू। अब ये मैं नेक्स्ट टाइम अपने इंट्रोडक्शन में इसी तरह कहूँगी। हाँ अच्छा, आप जिनकी बात करी ना सारी, ये वर्कफोर्स का हिस्सा है, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो औरतें हैं। इसके साथ हमारे और भी हमारे जो वनरेबल ग्रुप्स हैं जिसमें हम ट्रांस को भी देखते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो काम कर रहे हैं वो वर्किंग फोर्स का हिस्सा हैं। और हमारे लिए जो इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान में, हमारी जो वर्किंग फोर्स है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 23% पे फंसी हुई है। और आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हम 1886 से फंसी हुई तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ये भी ऐड करूँगी कि देखिए वर्क फोर्स में आना भी ज़रूरी है। अब काफ़ी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे ख़वातीन के लिए मुश्किल हो जाता है वर्क फोर्स में आना, लेकिन काफ़ी ऐसी सिचुएशंस है जो घरों में ही होती हैं, जहाँ पे बाप नहीं काम पे जाने देता, मियाँ नहीं जाने देता। मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पे रखूंगी। मेरे ख्याल है नाजरीन को ये पता होना चाहिए कि हमें बहुत सारी ख़वातीन पाकिस्तान में काम करती नज़र आ रही हैं। अगर ये देखा जाए अदाद शुमार के अंदर कि क्या वो औरतें काउंट होती हैं, नहीं, ये मसला है। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन विद द इश्यूज। ठीक है, एक इशू आपसे उठाएंगे, उस पर बात करेंगे, फिर दूसरा इशू आप उठाइएगा मैम, उस पर बात करेंगे। ठीक है, और अगर आप फीमेल पे ज़्यादा फोकस करना चाहती है तो ग्रेट, इस तरह हमारा सारा कुछ बड़े खूबसूरत तरीके से मैनेज हो जाएगा। जी खालिद भाई, मुझे ये बताइए कि फर्स्ट इशू, सबसे बड़ा इशू, और व्यूअर्स पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये हर जगह नहीं अप्लाई करता, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान में लेबर डे मना रहे हैं तो पाकिस्तान सेंट्रिक बात करें ना, अमेरिका और जर्मनी के मसाइल हमारे वाले नहीं हैं। हमारे नहीं भी नहीं। जी, पाकिस्तान का इस वक्त मज़दूरों का सबसे बड़ा मसला जो है वो तनख्वाह का है। अब जब तनख्वाह की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान का जो कानून है वो है मिनिमम वेज एक्ट। अब ये सूबाई कानून है, फेडरल भी है, लेकिन फेडरल सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है और बाकी सूबाई का। मिनिमम वेज का मतलब ये होता है कि आप मज़दूरों को सिर्फ इतनी तनख्वाह देना चाहते हैं कि जिसमें सिर्फ वो ज़िंदा रह सकें, और हकीकतन यही हो रहा है। इस वक्त पंजाब में 40,000 मिनिमम वेज है, सिंध में उससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, और सूबों में भी यही है। लेकिन जो मसला बना हुआ है वो ये है कि जिस तरह से दुनिया के हालात बदलते हैं, पाकिस्तान की सियासत बदलती है, महंगाई बढ़ती जा रही है। जो वेज है एक्चुअली वो, अगर रियल वेज की बात करें कि जो ज़रूरियात पहले शायद 32,000 में पूरी हो रही थी या 30,000 में हो रही थी, आज वो 50,000 में भी पूरी नहीं होती। दैट मीन्स कि आपकी रियल वेज पहले के मुकाबले में कम हो गई है। हम मज़दूरों का मुतालबा ये है कि इस मिनिमम वेज के कॉन्सेप्ट से लिविंग वेज की तरफ जाया जाए। दैट मीन्स कि आप अपने बुनियादी अखराजात भी पूरे कर सकें, आपके पास इतनी बचत भी हो कि किसी इमरजेंसी की सूरत में आप उसको इस्तेमाल कर सकें, और आप अच्छे तरीके से सैर व तफरीह भी कर सकें। एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको जो तनख्वाह चाहिए, मज़दूर उसका मुतालबा करते हैं। आज पाकिस्तान में मज़दूर इस आलमी दिन के मौके पे मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कम अज़ कम तनख्वाह तो 80,000 होनी चाहिए, और इससे बढ़ के फिर लिविंग वेज जो है वो इससे भी ज़्यादा हो सकती है।
ये सबसे बड़ा मसला है। और ख़ास तौर पे आजकल के हालात में जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, जब बिजली के बिल बढ़ गए हैं, घरों के किराए बढ़ गए हैं, बहुत ज़रूरी है कि इस पे बात की जाए। मैडम, आप इसमें एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव भी अगर डालना चाहें तो, अगर फीमेल लेबर्स की भी आप बात करें। देखिए ये जो खालिद साहब ने ये तो बात सबकी की, प्रॉब्लम जी, है। ये सबकी प्रॉब्लम है। और देखिए अगर हम लेकिन मैम, कितने लोग अपने घरों में ख़वातीन जॉब पे रखते हैं, 24 घंटे की नौकरी पे, 40,000 कौन देता है मैडम? कौन देता है इस बहुत मुल्क में कम है। 40,000? अभी तक इसमें बहुत कम क्या लोग मुझे पता है कि मैंने जब एक दफ़ा को 2 साल पहले मैंने एक बच्ची मैंने कहा कि जी मुझे स्टाफ के लिए किसी को रखना है, तो मैंने एक एजेंसी से बात की वटेवर, तो मैंने कहा जी मिनिमम वेज इतनी है, आप देखिए ना 40 में किसी को मुझे ढूंढ दें। आप ही क्या बात कर रही हैं? आप जो काम कह रही है उसके लिए 40,000 तो नहीं होते, आप 28 से 30 से ज़्यादा ना दीजिएगा। मैंने कहा भाई मैंने अरेस्ट होना है, तो कहते बाजी कोई नहीं चेक करता। मैं वैसे आपको एक बात बता रही हूँ कि ये मेरे साथ भी 2 साल पहले इंसिडेंट हो चुका है। अच्छा, अब अगर आप ड्राइवर घर में रखेंगे, एक्चुअली डिफरेंस आता है इवन घर के स्टाफ में। मेल को रखेंगे क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको आपने 40 पे भी रख लिया, 45 पे भी रख लिया। तो इवन घरों के अंदर आप देखें जब स्टाफ रखते हैं तो डिस्क्रिपेंसी कितनी होती है। अगर औरत है मजबूर है उसको बिल्कुल 0/0 पे रखना है, मर्द को आप ज़्यादा दे देंगे। नहीं देखिए, ये जो हमारे जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये जनूबी एशिया में भी पाई जाती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो लिविंग वेज है जिसके लिए सारी दुनिया बात कर रही है, और पाकिस्तान में भी हम सिर्फ फोकस पाकिस्तान को करें तो जो हमारा तखमीना है लिविंग वेज का वो 55 से 70,000 तक का बनता है कि एक जो घर में चाहे वो मर्द है या औरत है वो काम करती है तो उसकी वेज इतनी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी तेज़ी से महंगाई हुई है 2008 के बाद और फिर कोविड के बाद, और अब जो सिनेरियो बन रहा है उसमें एक ख़ानदान को जिसमें 4 अफराद या 6 अफराद उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो ये तो अभी इसमें रिसर्च ने ये प्रूफ कर दी ये बात। अब बात आती है कि ख़वातीन के साथ क्या होता है, तो ये बहुत सारी ट्रेंड्स आपको भी पता है, हमें भी पता है। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो वहाँ पर एक ही जॉब के लिए या एक ही कैटेगरी के डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क के लिए मर्द की सैलरी कुछ और होती है, औरत की सैलरी कुछ और होती है। एंड दैट इज़ एन एविडेंट फैक्ट जहाँ पे हमें नज़र आता है इदारों के अंदर भी, और उसके बाद अगर हम प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं वहाँ पे भी नज़र आता है, और फिर हम घरों में आ जाएं जिसमें प्राइवेट सेक्टर में तो पता चला कि खवातीन एक्सपेक्टिंग है, और अक्सर अगर वो फॉर्मली नहीं आपको बताते तो करते क्या है लोग कि उनको पता चल गया कि शी इज एक्सपेक्टिंग, कहीं अंदर ही किसी के बंदे ने बता दिया, साथ के वर्कर ने, तो उनको कोई बहाना बना के नौकरी से निकाल दिया कि भाई हमें अब इनको मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी। अब देखिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे औरतों को रखने के लिए एक तो उन्होंने एज रखी हुई है कि जी 35 साल से कम खवातीन आएँ, और उसके बाद अगर वो शादीशुदा हैं या वो उसी तरह उनकी शादी होने वाली है या एक्सपेक्ट कर रही हैं तो उनकी उसी तरह की मारात रखी जाती हैं, और वो परमानेंट भी नहीं होती। तो फिर वहाँ पे जो तनख्वाह जी ये अब इस पे साथ बताएंगे, लेकिन ये सारी रियलिटीज़ लिव्ड इन रियलिटीज़ हैं जो आपको हर तरफ नज़र आ रही हैं पूरे पाकिस्तान में। एक तो वेज सेटल होनी चाहिए एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर से ये खवातीन और मर्द में जो वेज की डिस्क्रिपेंसी आती है, और फिर उसके अलावा जो ये कंडीशंस क्रिएट किए जाते हैं कि 35 साल से कम उम्र ये हो ये हो ये हो, उसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको निकाल, मतलब ये सारी चीज़ें तो चल रही, तो इनको कैसे, इनके लिए तो उसूल क्या बने हुए हैं और इनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इनको मनवाएं कैसे? एक तो ये कि जो हमारा मिनिमम वेजेस का जो लॉ है वो काफ़ी पुराना हो चुका हुआ है, मतलब दैट इज़ एन आउटडेटेड लॉ, वो एक आउटडेटेड लॉ है। 1961 में मिनिमम वेज तो हर साल अनाउंस नहीं होती है, वो तरीक़ेकार गलत है। टेक्निकली गवर्नमेंट ने उसको अनाउंस नहीं करना, एक लॉ है जिसमें एक फार्मूला था है, आपने उस फार्मूले के तहत कैलकुलेशन करके मिनिमम वेज अनाउंस करनी है। मिनिमम वेज बोर्ड हमारा मिनिमम वेजेस बोर्ड है इसका जिसको डिसाइड करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली मिनिमम वेजेस बोर्ड की जो भी रिकमेंडेशन है अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रही होती है। उसमें अगर आप उस फार्मूले को देखेंगे तो उसको अपडेट करने की हमें ज़रूरत है। लेकिन अभी जो करंट हमारे स्टैटिस्टिक्स का उसके मुताबिक हम लोगों ने, जो मेरे दोनों कोलीग्स बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि अगर एक छोटी फैमिली जिसमें 2 बच्चे और माँ बाप 4 लोगों के लिए, अगर आप जो ये 80,000 जैसे खालिद साहब ने बोला है, ये 4 लोगों की जो फैमिली है उसका बजट है, 2 बच्चे और मियाँ बीवी। और इसमें अगर आप देखेंगे इंडिकेटर जो यूज़ किए गए हैं वो ये हैं कि उनको सिर्फ 3 टाइम के खाने में भी बेसिक चीज़ें, उनका बिजली या घर का किराया, वो चीज़ें वो शामिल है, तो जाके 80,000 पे बन रहा है। तो अभी 40,000 पे लोग कैसे गुजारा करें, ये मिरेकल से कम नहीं है। और अगर लिविंग वेज की बात करें तो लिविंग वेज तो 1 लाख से भी ऊपर चली जाती है, और असूली तौर पे तो लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए लिविंग वेज चाहिए, लेकिन उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। वेज जो वेज में फ़र्क है मर्द और औरत की, क्राइसिस तो इस वक्त
पूरी दुनिया में एक तरह से आया हुआ है, स्पेशली ये जो अब वॉर वाले मामलात हैं, जब वो कहीं सेटल होंगे तो उसके भी 2 महीने के बाद कई चीज़ें सेटल होंगी, क्योंकि यही होता है ना, वो एक बैकलॉग होता है मसाइल का जिनको हल करने में भी टाइम लगता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि आज अगर जंग खत्म होगी तो कल जो है आपका सारा कुछ बैलेंस में आ जाएगा, कभी उसको भी 2-3 महीने लगेंगे। हमारे यहाँ पे एक चीज़ बहुत गलत थोड़ा सा होती है, ये कि जिसको नॉर्मली एम्प्लॉयज़ जो हैं टूल के तौर पे यूज़ करके एक्सप्लॉइट कर लेते हैं कि हमें कम्पिटिटिव रहना है पाकिस्तान को, क्योंकि हमारी बड़ी जो सनत है टेक्सटाइल है। अब हमारे जो हमसाया ममालिक हैं जिनमें बांग्लादेश है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट उनकी बहुत है, वियतनाम है, दूसरे हैं, तो वो जब उन्होंने कम्पिटिटिव रेट्स देने होते हैं ग्लोबल मार्केट्स यूरोप में, तो वो उनको अगर कोई कॉस्ट कट करने के लिए ईजी नज़र आती है, जहाँ पे कोई बोलेगा नहीं, वो लेबर कॉस्ट नज़र आती है और वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं। सही। मिनिमम वेज पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर मैं पंजाब की अगर बात करूँ तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कम से कम 80% वर्कफोर्स को मिनिमम वेज नहीं मिल रही है। ये मैंने बहुत मुताद किया, इससे ज़्यादा ही होगा। और ये जो इनमें से 80% है, उनमें से 40 से 50% लोग वो हैं जो अभी भी 25 से 30 हज़ार के दरमियान तनख्वाह ले रहे हैं और उनको भी टाइम पे नहीं मिलती है। सही। और तो एक तो ये वेज वाला इशू रिजॉल्व करना है। सेकंड कौन सा मेजर इशू है? वैसे एक्चुअली कितने और इशू है? बिकॉज़ आई थिंक टाइम हमारा खत्म हो तो अगर मैं आपको गिनती कर दूं तो वो तो बेशुमार है। और मैडम आप ऐड कीजिएगा अगर कुछ मिस हो रहा है। वेज का इशू है, वो तो हो, हाँ। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यूनियन बनाने का हक, हाँ। और कलेक्टिव बारगेनिंग का हक। ये बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान में 1% से भी कम ऐसे मजदूर हैं जो आज़ादाना यूनियन बना के कलेक्टिव बारगेनिंग कर पा रहे। तीसरा इशू है सोशल प्रोटेक्शन का। पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है मेहनत कशों की, वो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम से बाहर है। उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, ना उन्हें बीमारी की सूरत में तहफ़्फ़ुज़ है, ना पेंशन का तहफ़्फ़ुज़ है। और ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहां बूढ़े लोग नज़र ही नहीं आते, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं वो 40, 45, 50 साल के बाद, क्योंकि उन्हें वो पेंशन का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है। उसके बाद है हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू। अब हेल्थ एंड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने बड़े बड़े सनती हादसात देखे हैं, यहाँ हुए हैं। रोज़ हम अखबारों में ख़बरें पढ़ते हैं, टीवी पर सुनते हैं, बॉयलर फट गया, आग लग गई फैक्ट्रियों में, ये होते रहते हैं। अभी तक मज़दूर एक महफूज माहौल में काम नहीं कर पा रहे इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे। फिर उसके बाद है मौसमियाती तब्दीली जो हो रही है पाकिस्तान में, जो ये बहरान है। इस साल ये प्रेडिक्शंस हैं कि इस साल हीट ब्रस्ट होगा। पहले तो हम क्लाउड ब्रस्ट सुनते थे, इस साल अगर हीट ब्रस्ट की बात हो रही है, दैट मीन्स कि इतनी गर्मी 40-45 डिग्री या अगर खुदा न खास्ता उससे भी ज़्यादा होती है। मज़दूरों को जो काम करना पड़ेगा तो मज़दूरों की सेहत पर असरात आते हैं। अभी भी पाकिस्तान में, अब लाहौर में बैठे हैं, यहाँ 40 डिग्री के अंदर मज़दूरों को फैक्ट्री के अंदर भी और घरों के अंदर भी हीट का सामना है। बरसातें हो जाएं तो मसाइल हैं। इसके साथ साथ जो बड़ा मसला है, जैसे औरतों पे बात हो रही थी, तो जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये बहुत बड़ा मसला है। जी मैम, आप कुछ इसमें? खालिद साहब ने सारी बातें तो रख दी हैं, इसमें सिर्फ मैं 2-3 और ऐड करना चाहूँगी। इसी के अंदर हमें एक नज़र आता है कि जो थर्ड पार्टी का जो सिलसिला है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि मुलाजमत सबको चाहिए और सबको काम चाहिए, तो वो फिर वेजेस पे ले दे भी करते हैं। दूसरा इसके साथ एक इशू जो बहुत ज़्यादा है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का है। और अगर हम ख़वातीन की बात करें, पूरी सिनेरियो में उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ तक उनका एक्सेस नहीं है। तीसरी बात, इसमें एग्रीकल्चर वर्कर्स को हमें नहीं भूलना चाहिए, जो कि डायरेक्टली इस सनत के साथ जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे जो मसाइल हैं वो इससे ज़्यादा शायद एग्रीवेटेड हैं। और आखिरी जो बात है, इन सब चीज़ों को करते हुए हमारे पास जो वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या उसके लेबर का इंस्पेक्शन का मैकेनिज़्म होना चाहिए, और उसमें जो प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म होना चाहिए, वो पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइज अभी भी नहीं है। हम 18वीं तरमीम के बाद जो सिलसिला है, वो नेशनल अगर हम एक्सचेकर की बात करें तो वहाँ पे हमें मिनिमम वेज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी प्रॉब्लम होती हैं। पाकिस्तान की अगर मिनिमम वेज पे बात करें तो हमें चारों प्रोविंसेस में तो नज़र आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल मिनिमम वेज अभी तक नहीं हुई। और जो आखिरी बात है वो ये है कि ख़वातीन को गिनने का या वर्कर्स को काउंट करने का जो सिलसिला है, वो इस तरह का नहीं है कि हमारे पास आदाद व शुमार हों। इसी वजह से जो हमारी सोशल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूट्स हैं, जब हम वहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अगर 18 लाख वर्कर्स मौजूद हैं एक सूबे के अंदर, तो सिर्फ 8 लाख सोशल सिक्योरिटी तक उनका एक्सेस है। और उसमें ख़वातीन कितनी है, जेंडर बेस्ड डेटा हमारे पास नहीं है। सही। जी सर, आज की गुफ्तगू को रैप अप कर लेते हैं। कलीग्स ने बिल्कुल ठीक हाईलाइट किए इश्यूज़ जो हैं, और ये बड़े कोर इश्यूज़ हैं।
लेकिन अगर मैं इसको सम अप करूँ तो ये सारे इसके सबके पीछे जड़ क्या है, जहाँ से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होती है, हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हमारे यहाँ पे वर्कर्स के पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं हैं, वो नौकरी में चले जाते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसका मतलब है ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये आपके अपने एम्प्लॉयर के साथ तय ही नहीं है। आपको पता है एक वक्त होता था जब काम करते थे तो सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था एज अ वर्कर, अगर आपने एक एपिसोड में भी आना है। दूसरे प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट्स करते ही नहीं थे, ज़बानी बात हो जाती थी, कहते थे हम आपको ये फैसिलिटीज़ वगैरह दे देंगे, अगर उनका मूड चेंज हो गया और मौके पे ही उन्होंने आपको हटाना है तो आपको हटा दिया। ये तो हम आर्टिस्ट ने लड़ाइयाँ डाल डाल के, फड्डे डाल डाल के भी विदाउट कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे आपके साथ करें, उसके अलावा हमें टैक्स चलान फॉर्म दें, हमारा एट सोर्स कटता है, तो ये हम जैसों को भी आगे बढ़ के करना पड़ा था। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो आपको पता है जैसे कि आप बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट डिसाइड होती हैं, तो तब आपके पास कुछ है जिस पे आप बात कर सकते हैं। अभी सेफ्टी एंड हेल्थ की जैसे खालिद साहब ने बात की, तो मैं आपको अदाद शुमार बताता हूँ। पाकिस्तान और ग्लोबली पिछले एक साल में 2.97 मिलियन तकरीबन 27 लाख के करीब लोग ऑक्यूपेशनल ये जो सनतों में जो हादसात हो जाते हैं, 27 लाख अमवात हुई हैं, 27 लाख, इट्स ए ह्यूज नंबर। और तकरीबन 4.25 करोड़ लोग ज़ख्मी हुए हैं दुनिया में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में। अगर रीसेंट पाकिस्तान की बात करें तो 2 रीसेंट इंसिडेंट्स हैं, एक शुगर मिल है, नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं मुनासिब नहीं है, हमारे यहाँ पे पंजाब में, वहाँ पे जब चीनी गन्ना होता है, गन्ने के ऊपर से उसको छिलका होता है, वो उतरता है, वो पड़ी होती है, वो थक गए होंगे, वो उसके ऊपर सो गए, उसको कहीं आग लगी, वो जो 4 मजदूर हैं उसके अंदर ही जल के मर गए। तो बस फिर एक यहाँ पे हमारा जो ब्रॉयलर फटने के इंसिडेंट्स हैं, जैसे खालिद साहब ने बताया, बहुत आम है, और हालांकि ये लेबर डिपार्टमेंट को इंस्पेक्शन के थ्रू इंश्योर करना होता है सारा कुछ, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ब्रॉयलर फटा, टास्क फोर्स एंड थिंग्स दैट हैव बीन डेजिग्नेटेड टू दिस, लेकिन एक बात यहाँ पे साथ में ज़रूर कहूँगी, पूरी दुनिया में सिविल सोसाइटी खुद भी जिम्मेदारी लेती है, कॉर्पोरेट सेक्टर खुद अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है। हर चीज़ के लिए अगर हम गवर्नमेंट को कहेंगे तो इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि बच्चों की तरह एक एक बंदे को जाके गाइड करना, लॉज इन प्लेस हैं, लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं इसलिए ये बात कहना चाहूँगी बिकॉज अगर आप देखें, जैसे कि हम जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट किया जा रहा है। आप अगर पीएम की टास्क फोर्स के वो उसको मैनिफेस्टो को देखें, या आप अगर सीएम साहिबा के ही टास्क फोर्स के मैनिफेस्टो को देखें, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और हम इंसान भी तो जिम्मेदारी लेना। अब मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल हर घर जाके चेक करेगा कि क्या आपने अंडर एज बच्चा रखा हुआ है कि क्या नहीं? एक लॉजिकल बात ये भी तो है ना कि हम लोग भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, उसके बाद फिर गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड यू सेट लॉज एंड देन दोज लॉज आर आइदर फॉलोड, और जब वो नहीं फॉलो होते, 1-2 केसेस होते हैं, उनको आप एग्जाम्पल बनाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर बंदे को जहाँ पे एग्जाम्पल बनाया जाएगा तो फिर वो बाज आएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे जो खड़ा होके बात करके एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता है, यहाँ पे उसको एग्जाम्पल बना दिया जाता है। सही, खैर, बिकॉज वी आर कम्प्लीटली आउट ऑफ टाइम एंड इट इज़ 12 o'clock, so thank you so much for joining us. और व्यूअर्स, हम एक वीकेंड की ब्रेक लेंगे आपसे। अल्लाह खैर करे, वीकेंड खैरियत से गुजरे, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग फिर मुलाकात होगी। आज लेबर डे पे बात करने का मेन पॉइंट ये था कि एक तो छुट्टी का दिन अगर मनाने हैं तो ये तो पता होना कि ये दिन क्यों आप मना रहे हैं। दूसरी बात, आपके राइट्स क्या हैं अगर इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। ऑल्सो आपके बच्चों को और यूथ के लिए जानना ज़रूरी है, कल को उन्होंने लेबर फोर्स का हिस्सा बनना है, उनको पता तो हो कि क्या सिचुएशन है, क्या डायनामिक्स है। अवेयरनेस हम देते हैं, उसको आगे लेके जाना और अपनी फैमिलीज़ के अंदर उसको वो जो कहते हैं ना इंश्योर करना के पहुँचे, वो अब हमारा फ़र्ज़ है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी प्राइवेट सेक्टर से, कॉर्पोरेट सेक्टर से, कि खुदारा प्लीज़ अपनी अपनी जगहों पे, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ जहाँ आपने जो जो खड़ा किया हुआ है, वहाँ पे अगर आपकी जान वैल्यू रखती है, आपकी सीनियर मैनेजमेंट की जान वैल्यू रखती है, तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, चाहे वो कोई सफाई करने के लिए बंदा ही क्यों ना आता हो, हर इंसान की ज़िंदगी की एक वैल्यू है और हर इंसान के बेसिक राइट्स हैं जिनको पूरा करना आपका फ़र्ज़ बनता है अगर आप उनको आप अपनी एम्प्लॉयमेंट के अंदर लेके आते हैं। और अल्लाह करे कि जो आप लोग एज एक्टिविस्ट मुतालबे कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाबी दे और पाकिस्तान एक बहुत ही पॉजिटिव शक्ल लेके आगे बढ़े। तो अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, खुदा हाफिज़।